हेलो सो गुड नमस्कार, मैं हूं प्रकाश परियर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड। दोस्तों आज बात कर रहे हैं कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। एमपी पुलिस दोस्तों मध्य प्रदेश चयन मंडल के द्वारा दोस्तों हाल ही में पुलिस विभाग यानी कि दोस्तों इसके लिए दोस्तों यानी एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया दोस्तों। यानी कि दोस्तों यानी कि जो आरक्षक की जो वैकेंसी होती है यानी दोस्तों जो पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी होती है जनरल ड्यूटी के लिए जो वैकेंसी होती है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों अभी हाल ही में शासन ने यानी कि एमपी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने दोस्तों एमपीएसबी ने मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सर्विस बोर्ड ने दोस्तों इसके लिए दोस्तों हाल ही में यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया दोस्तों। यानी कि दोस्तों हाल ही में यानी कि आज इसके लिए दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश की जो एमपी पुलिस की जो वैकेंसी है एमपी पुलिस में दोस्तों आप कांस्टेबल में दोस्तों आरक्षक के रूप में दोस्तों अगर मध्य प्रदेश में आप सेवा देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है दोस्तों, और आपके लिए बहुत ही खास वैकेंसी हो सकती है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वैकेंसी हो सकती है दोस्तों। इसमें दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इस जो नोटिफिकेशन निकाला गया दोस्तों, यानी कि जो नोटिफिकेशन ये जारी किया गया दोस्तों, इस नोटिफिकेशन दोस्तों जितनी भी यानी कि इसके लिए दोस्तों यानी कि जो इसके लिए नोटिफिकेशन में जितनी डिटेल्स दे रखी है दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के अगर आप पुलिस कांस्टेबल के अगर छात्र है कैंडिडेट है या आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोटिफिकेशन हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी हो सकती है दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों आप पूरा लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सारा डिटेल्स मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। इसके अंदर यानी कि जितनी भी चीजें दे रखी है यानी कि जितनी भी इसकी डिटेल्स दे रखी है दोस्तों, इसके लिए बहुत ही यानी कि लोग जो कैंडिडेट दोस्तों जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं आरक्षक के रूप में दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों। और अगर इसके लिए अगर आप इस रूप में दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर सेवा देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सारा यानी कि जितनी भी डिटेल्स दे रखी दोस्तों बात करेंगे इसकी जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के यानी इससे फॉर्म भरने की प्रथम तिथि क्या रहेगी, यानी इसकी स्टार्ट डेट क्या रहेगी, बात करेंगे कि इसकी अंतिम तिथि इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, बात करेंगे इसकी आवेदन अंतिम देने की संशोधन करने की तिथि क्या रहेगी, यानी कि इसकी जो एडिट करने की जो संशोधन तिथि क्या रहेगी दोस्तों, बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि इसकी संशोधन करने की अंतिम तिथि लास्ट डेट क्या रहेगी दोस्तों, और बात करेंगे इसका यानी कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इसके लिए दोस्तों आपको लेने की मतलब आपको एजुकेशन की सेक्शन योग्यता क्या मांगी गई है दोस्तों, बात करें इसकी एज सीमा यानी कि एज लिमिट कितनी रहेगी दोस्तों, यानी कि आपकी उम्र सीमा क्या रहेगी दोस्तों, बात करें दोस्तों यानी कि इसके अंदर यानी कि वैकेंसियाँ कितनी दे रखी है, पोस्टें कितनी दे रखी, चाहे वो जनरल हो ओबीसी हो ईडब्ल्यूएस हो एससी एसटी या महिला पुरुष के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है, कौन कौन से विभाग में कौन कौन सी वैकेंसी दे रखी है। इसके अंदर दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों आरक्षक यानी पुलिस वगैरह विभाग के अंदर जो वैकेंसी निकाली जाती है इसके अंदर दो रूप में वैकेंसी निकाली जाती है, एक तो आरक्षक संवर्ग होता है दोस्तों और दूसरा होता है रेडियो ऑपरेटर दोस्तों। तो दोनों विभाग की अलग अलग वैकेंसियाँ दे रखी है, तो उसके अंदर दोस्तों दोनों अलग अलग सेक्शन की अर्हता मांगी गई दोस्तों। अगर आप इसके लिए अगर अप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपके लिए अगर जो सेक्शन की अर्हता मांगी गई वैसे 10th के लिए इसके अंतर्गत अगर 10वीं अगर आपने कर रखा दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी बन जाती है, क्योंकि दोस्तों 10वीं लेवल के आधार पर ही इस वैकेंसी के दोस्तों ये भर्ती की जाती है दोस्तों। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी बन जाती है अगर आप इसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं आप और आप इसके लिए जाना चाहते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। तो सारा इस वीडियो में जितने नोटिफिकेशन जो डिटेल्स दे रखे दोस्तों हम सारा वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो आप दोस्तों लास्ट तक जरूर देखेंगे, जितने भी हम कवर करने की कोशिश जितनी चीज़ दे रखी है हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और आपको पूरा डिटेल्स देने की इसकी जितनी भी जो नोटिफिकेशन डिटेल्स दे रखी है सारा कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको पूरा पता चल सके दोस्तों क्या क्या इसके अंदर दे रखा है और क्या क्या इसके अंदर क्राइटेरिया मांगा गया दोस्तों। तो आप भी अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश अगर आप इसके लिए अगर आप अर्हता रखते हैं आप क्राइटेरिया रखते हैं दोस्तों, जो इसके अंदर जो अर्हता मांगी वो आप रखते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी बन जाएगी और आप सारा डिटेल्स करने की कोशिश करिएगा। और पूरी डिटेल्स आपको यानी कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका फिजिकल कैसा रहेगा, आपका मेडिकल कैसा रहेगा, आपका चयन प्रक्रिया यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, यानी सारा वीडियो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको यानी पूरी डिटेल्स आपको पता चल जाए कि क्या क्या इसके अंदर मांगा गया है। सारा आपको यानी पूरी नोटिफिकेशन आपको यानी कि जितनी डिटेल्स दे रखी है वो सारा आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वैकेंसी बन जाएगी दोस्तों। और आप इसके अंदर और आशा करते दोस्तों कि आप इस वैकेंसी को अंतर्गत आप इसके लिए फॉर्म फिलअप करके दोस्तों आप इस वैकेंसी की अच्छी तैयारी करके दोस्तों आप इस वैकेंसी को क्वालिफाई करके दोस्तों आप अच्छा चयन ले सकते हैं दोस्तों। सारा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलावा तो मध्य प्रदेश की वैकेंसी संबंधित और इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स अपडेट्स आते हैं दोस्तों सारा इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है दोस्तों। तो अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको यानी कि आपको मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी चयन मंडल के अलावा दोस्तों एमपीपीएससी या फिर मध्य प्रदेश के अलावा और बहुत सारी वैकेंसियां निकालते रहते हैं, उससे संबंधित एमपीएसबी द्वारा और बहुत सारी वैकेंसियां या एडमिट कार्ड या बहुत सारे ऐसे डिटेल्स अपडेट्स निकालते हैं, तो उससे संबंधित आपको पता चल सके दोस्तों। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों भारत की और वैकेंसियां बहुत सारी निकलती रहती है, उससे के माध्यम से भी आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट्स पता करवा दिया जाता है, तो उसके लिए भी आपके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करिए दोस्तों। हम डिटेल्स में कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्या क्या दे रखा है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप अपनी एकाग्रता के साथ सारा इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से
रीड करिएगा और अच्छी तरीके से पढ़िएगा और आप भी अच्छी तरीके से समझिएगा क्या क्या दे रखा है, क्या क्या बताया गया है, और आप इसको फॉलो करके दोस्तों आप एग्जाम को अच्छी तरीके तैयारी करके आप इसके लिए सिलेक्शन पा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दे रखा है हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी दोस्तों अच्छी एकाग्रता के साथ इस पढ़िएगा दोस्तों और पूरी एनर्जी के साथ आप भी इसके साथ जितनी भी चीज़ें दे रखी है आप पढ़ के दोस्तों आप फॉर्म को फिलअप करिए। और फॉर्म जो फिलअप करना दोस्तों कब से इसकी स्टार्ट डेटेड है, इसकी जो प्रारंभ तिथि क्या है, उसी दिन से फॉर्म को किस तरीके फिलअप करना वो भी आपको मैं बता देंगे दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले दे रखा है दोस्तों यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, यानी कि दोस्तों पुलिस मुख्यालय यानी कि गृह पुलिस विभाग के मध्य शासन के अंतर्गत आरक्षक समाज यानी कि जीडी कार्यपालक की सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया यानी भर्ती परीक्षा संचालन में भर्ती नियम पूछे गए, यानी कि इसके लिए रूल बुक जारी कर दी गई दोस्तों, यानी 2023 की परीक्षा के लिए दोस्तों। बाद में आने आवेदन की जो पत्र यानी कि दोस्तों ऑनलाइन बनने प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों 26 जून, यानी कि दोस्तों आज आपको पता है दोस्तों आज यानी कि 22 जून हो गया दोस्तों, जो 26 जून से स्टार्ट हो गए दोस्तों। 26 जून 2023 से दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 10 यानी कि 10 जुलाई 2023 तक, यानी कि दोस्तों आप पता है यानी कि दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको केवल कितने दिन का समय मिलेगा दोस्तों, आपको केवल 14 दिन का समय मिलेगा। कितने दिन का दोस्तों 14 दिन का समय मिलेगा दोस्तों। आने वाले संशोधन करने इसके एडिट करने के जो संशोधन नीति क्या रहेगी दोस्तों, इसके लिए 26 जून 2023 है दोस्तों। आने वाले दिन में संशोधन करने अंतिम दिन दोस्तों 15 यानी कि आपको यानी 10 दिन के लिए बाद आपको 15 दिन के यानी कि 15 तारीख को आपको दे दी जाएगी। उसी दिन से आपको ये फॉर्म एडिट करना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। और 15/7 यानी कि आपको लगभग 5 दिन आपको एक्स्ट्रा दी जाएंगे दोस्तों ऑनलाइन संशोधन करने के लिए दोस्तों, इसलिए दिया जाएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों एग्जाम डेट आप दे रहे परीक्षा दिनांक दिन क्या रहेगा दोस्तों। परीक्षा दिन आप देख सकते 12/8 यानी कि 12 इसके लिए दोस्तों 12 अगस्त के दिन यानी कि 12 अगस्त की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों आपको, यानी कि 12 अगस्त से आपको 2023 से प्रारंभ हो जाएगी एग्जाम स्टार्ट होना। और ये परीक्षा शुल्क से परीक्षा शुल्क यानी कि एग्जाम भी यानी कि इसके जितने भी एग्जाम भी कितने यानी चाहे वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी महिला पुरुष के लिए कितनी वैकेंसी आपके लिए पैसा यानी एग्जाम फी यानी परीक्षा फीस लगी दोस्तों आप देख सकते हैं। अनारक्षित अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती पदों तो अनारक्षित जो कैंडिडेट उनके लिए दोस्तों 500 रुपये यानी प्रति प्रश्न लग रहे हैं दोस्तों। बाद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित ईडब्ल्यूएस के लिए तो केवल मध्य प्रदेश के मूल यानी अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आप अदर स्टेट के नहीं है तो आप यानी इसके लिए 500 रुपये लगेंगे दोस्तों। बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पीड़ा ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस के केवल मध्य प्रदेश के मूल यानी कि अदर स्टेट के नहीं है और मध्य प्रदेश के निवासी दोस्तों आपके लिए बहुत ही यानी कि 250 रुपये यानी कि 250 रुपये प्रति प्रश्न के लिए यानी प्रति प्रश्न यानी कि 2 प्रश्न पत्र होंगे दोस्तों इसके लिए जनरल ड्यूटी यानी कि आपके लिए जनरल ड्यूटी के लिए और आरक्षक के लिए, और दूसरा रहता है दोस्तों रेडियो ऑपरेटर के लिए। अगर आप दोनों के लिए सेक्शन अर्थ रखते हैं दोनों के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो प्रति प्रश्न के लिए दोस्तों आपको 250 से 250 रुपये लगेंगे। अगर आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके लिए आप ध्यान यानी कि आपके इस अपने अर्था के आधार पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर दिए उसके आधार पर आपको फीस लग जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों बात करें दोस्तों यानी कि इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से अभ्यर्थी अगर फॉर्म भरेंगे दोस्तों एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के रूप से दोस्तों 60 रुपये देना होगा, यानी कि आपको एमपी ऑनलाइन के जो पोर्टल दोस्तों उसका शुल्क आपको 60 रुपये देना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप सिटीजन की आप मोबाइल से या सिटीजन की लैपटॉप से खुद यूजर से फॉर्म भरते हो तो अगले 20 रुपये आपको देना पड़ेगा दोस्तों। बात करें दोस्तों यानी कि सामान्य यानी कि इसके अंदर दोस्तों और भी बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है और भी बहुत सारी डिटेल्स हम बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम डिटेल डाल दें प्रसारण यानी कि 12 भोपाल 20 अप्रैल 2023 के अनुसार मंडल और आयोजन की जाने वाली परीक्षा में 19 अप्रैल 2024 के तक भरे जाने वाले आवेदन पत्र को आधार केवल प्रथम परीक्षा आवेदन भरने के समय एक बान्य शुल्क देना होगा। उसके बाद अवधि उक्त अवधि तक चयन मंडल की किसी अन्य परीक्षा भरने समय आवेदन को किसी पुरुष आवेदन शुल्क दिया होगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये आदेश निकाला गया दोस्तों उस समय ये कहा गया था 20 अप्रैल 2023 के अनुसार ये मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं जो 19 अप्रैल 2024 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट करेंगे उसके लिए दोस्तों जो परीक्षा में पहली जो एग्जाम होगी उसके लिए दोस्तों उसके बाद आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद जितने भी एग्जाम उसके अंतर्गत कवर है जैसे फिजिकल हो मेडिकल हो या वो जो भी करवाए जो उसके अंतर्गत दोस्तों आपको किसी पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको केवल यही पैसा एक बार देना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद केवल जो रजिस्टर जो है जो एमपी ऑनलाइन का जो शुल्क है दोस्तों वो आपको अलग से यानी कि जो 60 रुपये लग रहे हो 20 रुपये रजिस्ट्रेशन एमपी ऑनलाइन के जो पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा। उसके बाद दोस्तों बात करें पोर्टल शुल्क दोस्तों 20 रुपये से यानी कि पोर्टल शुल्क जो लग रहा है यानी कि आपका सिटीजन या यूजर आप खुद यूजर है दोस्तों तो आपके लिए 20 रुपये लगेगा दोस्तों, यानी कि यही चार्ज आपके लिए लगेगा। इसका दे रखा है दोस्तों आप देख सकते हैं क्या कैसे दे रखा है। बात करें दोस्तों यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों परीक्षा का नाम दोस्तों आप यानी कि और डिटेल से बात करेंगे दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा समय सारणी क्या रहेगी दोस्तों, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा जो टाइम टेबल क्या रहेगा, परीक्षा नाम देख सकते हैं, परीक्षा दिनांक क्या रहेगा, परीक्षा पाली क्या है, रिपोर्टिंग समय क्या समय यानी क्या रहेगा। आरक्षक भर्ती यानी कि जनरल ड्यूटी जो पुलिस कांस्टेबल की जो है आरक्षक भर्ती उसके लिए दोस्तों 12/8 से 12 यानी कि 12 अगस्त से यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से यानी कि आप ये एग्जाम 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और ये बात यानी प्रथम पाली यानी सेकंड यानी कि आपको यानी कि प्रथम और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। आपको यानी अगर प्रथम शिफ्ट में आप जाना है तो 7:30 से 8:30 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। बाद के 9:20 से 9:30 आपको यानी 10 मिनट का महत्वपूर्ण निर्देश करने का समय दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 9:30 से 11:30 2 घंटे कितने घंटे दोस्तों 2 घंटे की एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करें दोस्तों यानी कि द्वितीय प्रणाली है कि आपको सेकंड शिफ्ट में दोस्तों 12 साढ़े 12 बजे से लगा यानी कि साढ़े यानी 1:30 बजे से आपको यानी कि रिपोर्टिंग समय रहेगा दोस्तों। बात करें 2:20 से 2:30 तक यानी कि 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों 2:30 बजे से 4:30 बजे तक
ये रखा, इसके लिए भी दोस्तों 2 घंटे का समय इसके लिए दिया जाएगा दोस्तों। आप अच्छे से क्या क्या इसका दे रखा है। बात दोस्तों टिप्पणी यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है टिप्पणी, यानी कि आप देख सकते हैं यानी कि इसके अंदर अजय अभ्यर्थी के पंजीयन आधार पंजीयन अनिवार्य दोस्तों। अगर पहली बार आप एग्जाम अगर दे रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए अभ्यर्थी आधार पंजीयन अनिवार्य है दोस्तों। बोर्ड फोटो पहचान पत्र लाना है, यानी मूल फोटो पहचान पत्र रूप में अभ्यर्थी पहचान पत्र मतदाता पहचान, यानी कि आपके पास वोटर आईडी होगा दोस्तों, पैन कार्ड हो सकता है दोस्तों, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में से किसी एक को चयनित कर सकते हैं दोस्तों। इसमें किसी एक को चयनित कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर यूआईडी यानी यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य होगा। अगर आप इसके लिए अगर वह सत्यापित नहीं होता तो आपके लिए एग्जाम कैंसिल हो जाएगी और आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों, और आप इसके एग्जाम को नहीं दे पाएंगे दोस्तों। आपका सारा आपके पास होना चाहिए दोस्तों। अभ्यर्थी नियम पूछेगा मैं विनिश्चित मूल परिचय पर आधार कार्ड आधार छाया आधार नंबर वर्चुअल आईडी, ये आइडेंटिटी कार्ड जो होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करें। नियम पूछेगा जो विनिश्चित जो पासपोर्ट दे रखे, जो जिसके लिए जो इसके लिए अभ्यर्थी जो पहचान पत्र दे रखा है उसके अंतर्गत आप जो परिचय पत्र अपना आधार कार्ड के मैंने इतने इसके साथ आपको ये आधार कार्ड भी होना जरूरी चाहिए तभी आप इसके लिए यानी कि आपका आधार KYC किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यानी जितने डिटेल्स मेन टॉपिक में कवर करवा दूँ दोस्तों, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही हिंदी में दे रखा है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं 55 पेजेस दे रखे हैं। अगर दोस्तों मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इससे अच्छा दोस्तों मैं स्क्रॉल करूंगा और आप स्क्रॉल करके दोस्तों आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन रहेगा दोस्तों, आप केवल आप पढ़िएगा और मैं स्क्रॉल करते स्टॉप कर दूंगा। आप स्टॉप करके दोस्तों सारी डिटेल्स दे रखी है, आप यानी टॉपिक वाइज आप पढ़ लीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर दूँ। मेन टॉपिक जितने भी आते हैं यानी इसकी वैकेंसी संबंधित, इसकी वैकेंसी कौन से विभाग में कितनी वैकेंसी दे रखी है, कौन सी डिटेल सारा अपने आपको वहाँ पे स्टॉप करके मैं समझा दूंगा और उसके बाद में आपको मैं कवर करवा दूंगा दोस्तों। तो जो मेन टॉपिक को कवर कर दोस्तों आपके सामने पूरा ये नोटिफिकेशन रहेगा, तो आप पढ़िएगा क्या क्या दे रखा है आपके सामने, पूरी डिटेल्स आपके सामने यानी पूरी ही आपके सामने ये नोटिफिकेशन रहेगा, तो आप पढ़ के आपको फॉर्म फिलअप कर दिएगा, डिटेल्स समझ के आप फॉर्म फिलअप कर दिए दोस्तों। अब दोस्तों ये सारी चीजें पढ़ लीजिए क्या क्या दे रखा है आपके लिए, पूरी हिंदी में दे रखा है दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन पूरा हिंदी में दे रखा है दोस्तों, और हम हिंदी में आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या क्या अंतर्गत दे रखा है। बाद दोस्तों ये अभ्यर्थी कर्मचारी मंडल पर जो कंटेंट दे रखा है इस कंटेंट के आधार पर परीक्षा कंडक्ट कर जाएगी। आप देख सकते हैं क्या क्या कंटेंट दे रखा है। इस कंटेंट में दोस्तों आपको यानी सारी जो एग्जाम कंडक्ट कर जाएगी उसका पूरा यानी इसका बुक्स दे रही है, इसको पूरा टेबल के माध्यम समझाएगा, यानी कि दोस्तों पुलिस सीधी पर आयोजन विभाग के नियम पूछे 4 से 30 पेज पर मजे संचालन दिक्कत पे पाठ्यक्रम के सिलेबस क्या 47 पेज नंबर पर दे रखा है। आने फोटो कैसे 48 पे दे रखा है। यात्रा देय भत्ता यानी कि आप यात्रा में SC/ST कैंडिडेट और आप यात्रा भत्ता बैंक खाते में 49 पेज नंबर पर दे रखा है। अन्य प्रमाण पत्र क्या मांगे वो 50 से 54 पेज पे दे रखा है, आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये सारे इसके कंटेंट के माध्यम दे रखे। तो अब दोस्तों बात करें कि दोस्तों इसके यानी कि आप अध्याय मध्य पुलिस विभाग के शासन अंतर आरक्षण सवार की सर्दी भर्ती चयन परीक्षा 2023 विभाग भर्ती नियम पुलिस विभाग मध्य शासन 190 दिनांक 16/3/2023 द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के आरक्षण पदों की नियुक्ति के लिए इच्छुक पुरुष महिला उद्यमी निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। बात यानी कि जो आरक्षित संबंध जो जनरल ड्यूटी दोस्तों GD के लिए दोस्तों गैर तकनीक के लिए आरक्षित जनरल ड्यूटी और विशेष सशस्त्र बल के लिए और आरक्षित जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर ये एग्जाम आपके लिए कंडक्ट कराई जाती है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे मेन टॉपिक आता है दोस्तों इसके लिए, यानी कि सबसे मेन टॉपिक यानी इसके अंदर वैकेंसी यानी कि पोस्टें कितनी दे रखी है, चाहे वो जनरल हो EWS OBC SC ST महिला पुलिस के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है आप देख सकते हैं। इस विभाग यानी कि आप आरक्षण अगर पुलिस कांस्टेबल में आप जामा सामान्य ड्यूटी के लिए दोस्तों यानी जनरल ड्यूटी के लिए आप GD के लिए दोस्तों आप वैकेंसी देख सकते हैं। जनरल कांस्टेबल के लिए देख सकते हैं ओपन यानी कि आप यानी कि सभी के लिए एक सर्विसमैन के लिए कितनी दे रखी है, और HG यानी 15% फीमेल के लिए कितने % जो इसके लिए वैकेंसी आरक्षित है। टोटल वैकेंसी कितनी दे रखी है आप देख सकते हैं दोस्तों 7090 वैकेंसी यानी कि स्कूल मिला कितनी वैकेंसी दोस्तों 7090 यानी कि 7090 वैकेंसी यानी कि निकाल गई दोस्तों। बहुत ज़्यादा इसका वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। वैसे तो इतनी वैकेंसी तो कुछ नहीं, लेकिन इससे भी ज़्यादा वैकेंसी निकालना बनती, लेकिन दोस्तों फिर भी अच्छी वैकेंसी दे रखी है। 7090 वैकेंसी दे रखी है। अगर आप दोस्तों जिस कैटेगरी में आते हैं अन्य जब OBC आता है बिलो कास्ट हो दोस्तों, SC यानी शेड्यूल कास्ट हो दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब ST यानी शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस हो, टोटल वैकेंसी आप अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी आप देख सकते हैं कि दोस्तों अन्य जन 1040 वैकेंसी, OBC 1040 वैकेंसी, 600 SC के लिए 616 वैकेंसी, ST के लिए 771 वैकेंसी, EWS 384 वैकेंसी, कुल मिला 851 वैकेंसी ओपन यानी कि इस खुली भर्ती में दोस्तों आपको ये वैकेंसी आपको मिलेगी अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं। एक सर्विस का भूतपूर्व सैनिक के लिए 192 वैकेंसी, 151 वैकेंसी यानी कि आप अगर पोस्ट में अगर पहले से आप इसके लिए भर्ती है दोस्तों, आप चाहते हैं आपकी रैंक सुधरे और आप अच्छी पोस्ट बचाए इसके लिए, तो आपके लिए दोस्तों यानी कि आप इस वैकेंसी को इसको छोड़ के दोस्तों इस पे चाहे इस पे छोड़ के दोस्तों इस पे चाहे दोस्तों आपके लिए ये डबल सेक्शन भूतपूर्व सैनिक के लिए ये वैकेंसी दे
दे रखी है 142 171 709 वैकेंसी दे रखी है। एजी यानी कि हेरिंग यानी कि 270 वैकेंसी 170 वैकेंसी 212 वैकेंसी 107 वैकेंसी 1063 वैकेंसी इसका दे रखी है। आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है। बात है दोस्तों सामान्य आरक्षण यानी कि सामान्य ड्यूटी जनरल विशेष सशस्त्र बल यानी कि विशेष सशस्त्र बल के अंतर्गत वैकेंसी निकालता है तो केवल पुरुष उम्मीदवार यानी कि महिला इसके अंतर्गत नहीं क्वालिफाई यानी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं हो पाएगी दोस्तों, यानी कि एलिजिबल नहीं रखी गई दोस्तों। केवल पुरुष अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। कांस्टेबल विशेष सशस्त्र अन्य ओपन के लिए एक्सर्विस हाई फीमेल टोटल वैकेंसी अन्य ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस कितनी वैकेंसी दे रखी है आप 2600 यानी कि आप देख सकते हैं कि 2646 वैकेंसी इसका दे रखी है। आप देख सकते हैं इतनी कितनी वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। अन्य जन दोस्तों आप 5006 ओबीसी 536 एससी 317 एसटी के लिए 393 वैकेंसी दे रखी है। आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। बात करें ईडब्ल्यू इकोनॉमिकल व्हीकल सर्विस के लिए 198 वैकेंसी दे रखी है। टोटल वैकेंसी 1984 वैकेंसी दे रखी है। एक्सर्विस में भूतपूर्व सैनिक के लिए 271 वैकेंसी दे रखी है। ओबीसी के लिए 72 वैकेंसी दे रखी है। एससी के लिए 42 वैकेंसी दे रखी है। एसटी के लिए 53 वैकेंसी और एडब्ल्यूएस के लिए 227 वैकेंसी इसके लिए दे रखी है। आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी दे सकती है और 27 कुल मिलाकर 265 वैकेंसी दे रखी है। आप ये सारी वैकेंसी आपके सामने रखी है दोस्तों, बस देख सकते हो। 107 वैकेंसी के लिए दे रखी है। ओबीसी के लिए 107 वैकेंसी दे रखी है। एससी के लिए 64 वैकेंसी दे रखी है। एसटी के लिए 79 वैकेंसी और एडब्ल्यूएस के लिए 40 वैकेंसी दे रखी है। कुल मिलाकर 397 वैकेंसी आप देख सकते हो। टोटल मिलाकर दोस्तों 246 यानी 2600 यानी 2646 वैकेंसी यानी कि इधर 70,000 यानी कि 7,090 वैकेंसी दे रखी है। तो उधर 2,646 वैकेंसी दे रखी है। आप देख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों आरक्षण यानी कि आप ये सशस्त्र सीमा बल के विशेष सशस्त्र बल को छोड़ यानी कि आप सामने यानी कि जो विशेष यानी इनको छोड़ के दोस्तों अब विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के आरक्षण के लिए सामान्य ड्यूटी के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है आप देख सकते हो दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग कांस्टेबल विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के दोस्तों अन्य जगह ओपन के लिए एक्सर्विसमैन हाई फीमेल कितने वैकेंसी अन्य जगह ओबीसी यानी अन्य उधर ब्लॉक कास्ट के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी वैकेंसी इकोनॉमिकल विकास यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है आप इसके लिए देख सकते हैं क्या क्या दे रखी है। आप इसके लिए पढ़ सकते हो क्या क्या दे रखा दोस्तों। बाद टोटल वैकेंसी कितनी दे रखी है आप टोटल वैकेंसी यानी कि 4,444 यानी कि 4,444 वैकेंसी इसको दे रखी है। यानी कितनी वैकेंसी दे रखी है दोस्तों 4,000 यानी कि 4,444 वैकेंसी आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी दोस्तों 4,444 वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। आप देख सकते हैं यानी कि विशेष सशस्त्र बल सीमा को छोड़कर ये वैकेंसियां दे रखी है। और आप जिसमें ओपन में 504 वैकेंसी आप देख सकते हैं 504 वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है यानी 504 वैकेंसी होनी चाहिए। ओबीसी के 504 एससी के लिए 298 एसटी के लिए 374 ईडब्ल्यूएस के लिए 186 टोटल में 1886 1066 वैकेंसी एक्स भूतपूर्व सैनिक के लिए दोस्तों आप 120 वैकेंसी के लिए दे रखी है। ओबीसी के लिए 120 वैकेंसी दे रखी है। एससी के लिए 171 वैकेंसी दे रखी है। एसटी के लिए 80 वैकेंसी दे रखी है। ईडब्ल्यू इकोनॉमिक वैकेंसी 44 वैकेंसी कुल मिलाकर 444 यानी कि 444 वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। हाई यानी कि एचजी के लिए यानी कि 180 यानी वैकेंसी इसके लिए दे रखी है दोस्तों। आप देख सकते हैं 180 यानी 180 वैकेंसी यानी कि ओबीसी के लिए जनरल यानी कि जो अन्य कैटेगरी जो कैंडिडेट या छात्र या स्टूडेंट है उसके लिए दोस्तों 180 वैकेंसी दे रखी है। ओबीसी के लिए अदर ब्लॉक कास्ट के लिए 180 वैकेंसी इसके लिए दे रखी है। एससी के लिए 107 वैकेंसी दे रखी है दोस्तों यानी कि विशेष सशस्त्र छोड़कर इसके 107 यानी आरक्षण सामान्य ड्यूटी के लिए दोस्तों ये दे रखा है। एसटी के लिए 133 वैकेंसी दे रखी है। 67 वैकेंसी एडब्ल्यूएस के लिए 67 वैकेंसी दे रखी है। कुल मिलाकर 667 यानी कि 667 वैकेंसी दे रखी है। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 4,400 आप यानी देख सकते हैं 444 वैकेंसी दे रखी है। अब दोस्तों ये सारी वैकेंसी आपके सामने रखी तो जिस कैटेगरी में आप आते हैं जिस कैंडिडेट में आप जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं उसके लिए आप वैकेंसी देख सकते हैं। सारी वैकेंसी आपके सामने रखी हुई दोस्तों और इस वैकेंसी में आपको जिस वैकेंसी में आप जाना चाहते हैं उस कैटेगरी आप फॉर्म फिलअप कर दिया दोस्तों। सक्षम अधिकारी समझ किसी इकाई शाखा में नियुक्त कर सकते हैं कि सक्षम अधिक प्राधिकारी जो भी इन पदों पर यानी कि आप जो सक्षम अधिकारी होगा दोस्तों वो आप इन पदों पर वो इकाई अथवा यानी किसी भी शाखा में आपको नियुक्त कर सकते हैं। ये दे रखा है दोस्तों यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है। अब बात करें दोस्तों आरक्षण सामान्य ड्यूटी यानी दोस्तों आरक्षण सामान्य ड्यूटी यानी रेडियो ऑपरेटर यानी इसलिए अलग सेक्शन योग्यता मांगी जाती है दोस्तों। तो इसके लिए जो टेक्निकल है उसके लिए दोस्तों कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए अन्य जगह कितनी वैकेंसी है अन्य ओबीसी अदर ब्लॉक कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है। एसटी यानी शेड्यूल ट्राइबल के कितनी वैकेंसी दे रखी है। इक्वल यानी कि ईडब्ल्यूएस इक्वल व्हीकल सर्विस के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है। टोटल कितनी वैकेंसी दे रखी है आप देख सकते हैं आपके सामने रखा हुआ दोस्तों। ओपन यानी खुली भर्ती के लिए 49 वैकेंसी इसके लिए दे रखी है। ओबीसी की 49 वैकेंसी एससी की 29 वैकेंसी एसटी के लिए 37 वैकेंसी दे रखी है। ईडब्ल्यूएस ने 18 वैकेंसी कुल मिलाकर 182 यानी 182 वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। एक सैनिक भूतपूर्व सैनिक के लिए 9 वैकेंसी दे रखी है। ओबीसी के लिए 9 वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। बात करें दोस्तों और एससी के लिए 5 वैकेंसी यानी कि 5 एसटी के लिए 6 वैकेंसी यानी 6 वैकेंसी ईडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिकल विकल्प सर्विस दोस्तों आप देख सकते हैं ये के लिए यानी कि दोस्तों इसके लिए 3 वैकेंसी दे रखी है। बात करें यानी 3 वैकेंसी और बात करें टोटल 32 वैकेंसी 32 वैकेंसी दे रखी है। बात करें फीमेल के लिए 29 वैकेंसी दे रखी है। अन्य के लिए दोस्तों बात करें यानी कि ओबीसी के लिए 20 29 वैकेंसी इसके लिए दे रही है। कुल मिला इनका रेशियो एक ही जैसा रहता है। एससी के लिए यानी कि 17 वैकेंसी दे रखी है फीमेल के लिए दोस्तों। बात करें एसटी के लिए 21 वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। एडब्ल्यूएस यानी दोस्तों इसमें आपने देखा ओपन यानी कि खुली भर्ती दोस्तों महिला भी इसलिए महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए महिला ही फॉर्म भर सकती है। इसलिए आपने 33% कोटाओं के लिए आरक्षित रखा गया है दोस्तों।
EWS यानी 11 वैकेंसी दे रखी, टोटल मिला 107 वैकेंसी इसका दे सकते हैं क्या कितने वैकेंसी यानी 167 वैकेंसी, कुल मिला आप 321 यानी आप देख लीजिएगा टोटल में कितनी वैकेंसी दे रखी है 321 यानी कितनी वैकेंसी दोस्तों 321 यानी 321 वैकेंसी इसका दे रखी है। आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसियाँ दे रखी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है। आपके अगर लगभग कुल मिला के यानी कि 10,000 की समथिंग वैकेंसियाँ निकाली गई, आप इसको आप पूरा काउंट करेंगे तो आपके लिए दोस्तों 10 से 12,000 वैकेंसी बन जाएगी। आप देख सकते हैं इतनी वैकेंसियाँ दे रखी है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यानी कि दोस्तों टेक्निकल पदों के साथ आरक्षित जीडी के पदों के लिए आवेदन की पात्रता यानी कि आवेदन की पात्रता होगी उदाहरण यानी संबंधित शिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी जीडी पदों के साथ आरक्षित रेडियो के लिए आवेदन यानी कि दोस्तों ये रखा है कि जो कैंडिडेट अगर मान लीजिए जो आरक्षित जो अर्हता जो रखता है, मान लीजिए कि जो टेक्निकल जो पद के जो साथ जीडी के पदों के लिए भी आवेदन के देने की पात्रता होगी। यानी कि आप अगर रेडियो ऑपरेटर के छात्र हैं, आपने 10वीं भी करा तो आपके लिए जो रेडियो ऑपरेटर उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। यानी कि आप उदाहरण यानी संबंधित शैक्षणिक अभ्यर्थी आरक्षित जीडी पदों के साथ आरक्षित रेडियो ऑपरेटर आपने अगर जो शैक्षणिक अर्हता मांगी गई अगर उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो और इसके लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी आप इसके लिए भी अगर हो सकते हैं अगर इसलिए शैक्षणिक अर्हता रखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये सारा परिभाषा पढ़ सकते हैं क्योंकि मेन टॉपिक में आप करवा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है आपके सामने, पूरा ही नोटिफिकेशन रखा है दोस्तों। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ दोस्तों, जो सामान्य यानी कि आपके लिए क्या क्या रहेगा यानी कि जो सामान्य जो डिटेल यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, जो जनरल चीज़ें जो रहती है उसके लिए आपके लिए सब यानी कि मेन टॉपिक दे रखा है। आप यानी पढ़ सकते हैं कि आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन रहेगा दोस्तों। जो मेन टॉपिक आएगी मैं वहाँ पे आपको पूरा एक क्लियर कर पद का वेतनमान दोस्तों आपको पेड यानी कि आपको पैसा कितना रहेगा, तो पद का वेतनमान दोस्तों यानी आरक्षित सभी वर्षों वर्ग के लिए वेतनमान 19,500 से 62,000 यानी कि लगी 190,500 से लगाकर 62,000 रुपये आपका ये पैसा रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये सारा आपके डिटेल्स दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं क्या कहते दे रहे मध्य शासन परिपत्र दिनांक 12/2019 के वेतन में न्यूनतम प्रथम 70% देती में 80% देती में 90% स्टार्ट दे होगा यानी कि दिए गए समय वेतन मध्य समय पर अन्य भत्ता पर उपलब्ध होगी। मध्य शासन वित्त विभाग ज्ञाप 9/23 4 दिनांक 2/13/2005 के बाद FD 9 2 दिनांक 2/7/2005 के अनुसार 1/1/2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित पेंशन प्रणाली लागू की जाएगी। यानी पेंशन भी आपको बाद में दी जाएगी, समय समय पर आपका ये पैसा बढ़ता जाएगा और लगभग आपको यानी 70% से फिर 80%, 80%, 90% सारा आपको उसके फिर बाद में आप लास्ट में रिटायर के समय आपको पेंशन भी इसके अंदर दिया जाएगी। पदों पर भर्ती कैसे की जाएगी यानी पद पर जब भर्ती की जाएगी तो किस तरीके से की जाएगी आपके सामने दे रखा है, आप देख सकते हैं क्या दे रखा है दोस्तों। यानी कि पदों की भर्ती यानी कि आप देख सकते हैं यानी कि पद कमी वृद्धि से कमी कर सकते हैं दोस्तों। सभी पद अति कार्यबल श्रेणी के दोस्तों चयनित अभ्यर्थी को प्राथमिक मेरिट सूची के अनुसार क्रम पद आवंटित किए जाएंगे। मेरिट के आधार पर आपको ये पद दिए जाएंगे, विभिन्न इकाइयों में आवंटित आवश्यक किया जाएगा। जिला पुलिस वाले आवंटित ये सारा यानी कि आप देख सकते क्या नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी विभाग पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं में शासन से राज्य के अंदर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जाएगा कि आप राज्य के अंदर भी आपको सेवा करने का मौका दिया जाएगा और आपको बाहर भी आपको भेज दिया जाएगा, चाहे तो राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध यानी EOW विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त तो अन्य किसी संस्थाओं में की जाने वाली पद स्थापना में किसी सहमति की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप इस डिपार्टमेंट में कहीं पे भी आपको ये चयनित यानी कि आपको पदस्थ कर सकता है, वहाँ पे आपको ये अलॉट कर सकता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, आपके सामने पूरी डिटेल्स आपके सामने रखी दोस्तों। आप इसके लिए आप पढ़ लेगा दोस्तों, यानी कि मेन टॉपिक में कवर करवाई दूंगा। उसके बाद दोस्तों यानी कि और भी जो डिटेल्स दे रखी है आप इसके लिए खुद पढ़ लीजिएगा क्या दे रखा है दोस्तों। बात करें दोस्तों यानी कि दोस्तों इसके अंदर यानी कि दोस्तों बात करेंगे कि और डिटेल्स आप पढ़ के सामने आपके सामने रखी हो दोस्तों, सारा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ आपके सामने। अब दोस्तों यानी कि जो सेंटर यानी कि आपको जो अभ्यर्थी जो आवेदन पत्र जो जमा कर समय दी गई अपनी पद प्राथमिकता वांछित मूल्य का पदस्थापना है में हेतु प्राथमिकता दे सकते हैं। अभ्यर्थी के पदों की उपलब्धि तथा प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए पुलिस राजपत्र 15/150/22 अधीन चयनित अभ्यर्थी को पदस्थापना की जाएगी। तो इसमें दे रखा जिस कैटेगरी में जिस जिले में आप सबसे पहले देना चाहते हैं, जिस पोस्ट पर आपको पहला जिले में जाना चाहते हैं उसके लिए आपको जिले दे रखे हैं। जिस जिले में आपको पहले जाना चाहते हैं उस जिले को आप प्राथमिकता दे दीजिए। उसके बाद शासन आपको अभ्यर्थी पदस्थापना उसी के आधार पर अधीन यानी जिस पद को आप पहले चुनते हैं उसके आधार पर अपने मेरिट के आधार पर आपको जिला आपको ये पदस्थ करवा दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। उस जिले में आपको ये सेवा देनी पड़ेगी दोस्तों। तो सारे जितने भी हमारे लगभग 44 जिले लगभग इसके अंदर 51 जिले लोग दोस्तों, फिर भी हमारे जो 44 जिले हैं इसके अंदर दे रखा है। आप देखिए जितने भी जिले दे रखे हैं हर एक जिले में आपको यानी अनूपपुर, अलीराजपुर, अशोकनगर ये सारा आगर मालवा सारा आपको यानी देख सकते हैं 1 2 3 यानी जितने भी हर जिले से आप जिस जिले में आते हैं दोस्तों उस जिले से आधार आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा दोस्तों। यानी सारे शासकीय जिले दोस्तों यानी जिले शासकीय जिले ये भी जिले आपको दे लगभग 55 जिलों की समथिंग आपको ये दे रखा है। आप पढ़ सकते हैं कि आप इस जिलों में आप अलॉट जो अपने प्राथमिकता का चयन कर सकते दोस्तों। बाद में दोस्तों यानी और भी डिटेल्स दे रखी दोस्तों, आप ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों। क्या दे रखा है आप सामने पूरे डिटेल्स रखी दोस्तों रखी गई दोस्तों, आप ये पढ़ के दोस्तों आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा दोस्तों। क्या क्या दे रखा दोस्तों। बाद दोस्तों और भी मैं स्क्रॉल करता हूँ आपके सामने यानी सारा जो दोस्तों बात अब जो सबसे मेन टॉपिक आता है दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता यानी कि आपकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हर वैकेंसी के लिए क्या होना चाहिए। तो विभिन्न सवर्गों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्न
दोस्तों यानी कि क्या सेक्शन अर्थ हमारे सबसे मेन टॉपिक आता है, क्या सेक्शन अर्थ होनी चाहिए। तो पद का नाम, क्रमांक पद का नाम क्या दे रखा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य प्रकार के हेतु सेक्शन अर्थ और अनुसूचित जनजाति के सेक्शन अर्थ क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले आरक्षित यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों 10वीं 10-12 प्रणाली के अंदर 10वीं कक्षा पढ़ा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष यानी कि आपका 10वीं भी होगा या नहीं दोस्तों, आपके अंदर 10वीं भी होगा तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप अनुसूचित अनारक्षित जनरल के छात्र हो, SC ST या महिला पुरुष जो भी हो, उसके 10वीं भी हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। अगर आप 12वीं के भी हो दोस्तों तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। और लेकिन दोस्तों अगर आप जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति सेक्शन तो उसके लिए दोस्तों आप 8वीं यानी कि आपके पास 8वीं होगा दोस्तों तो भी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो, नहीं इसके दे रखा है। बात करें दोस्तों आरक्षित जीडी ऑपरेटर के लिए क्या क्या दे रखा था, ऑपरेटर यानी कि दोस्तों ऑपरेटर के लिए दोस्तों यानी कि सामान्य प्राप्त किसी संस्था जो ऑपरेटर जो वैकेंसी दे रखी है, लगभग जो जितनी वैकेंसी जो ऑपरेटर के लिए दे रखी है, जो मान्यता किसी मंडल संस्था या उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं 12वीं या उत्तीर्ण होना, इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर मैकेनिक, सूचना इंजीनियरिंग में 2 वर्ष से पाठ्यक्रम पास कर लिया हो। इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा का अतिरिक्त होगी। यानी दोस्तों यानी कि आप इस डिपार्टमेंट से अगर आप जाना है तो 12वीं आपके पास होना चाहिए, यानी 12वीं आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी संस्था ने, कॉलेज, किसी भी कंप्यूटर इंप्रूवमेंट सेंटर से आपने कोई डिप्लोमा, ITI से किसी भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दे रखा दोस्तों आपके लिए सामने दे रखा है, सारी डिटेल्स आपके सामने दे रखी दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। बात करें इन पदों के लिए प्रथम श्रेणी में प्रथम चरण में यानी कि में ही अलग से तकनीकी परीक्षा के लिए जाएंगे कि आपको प्रथम चरण जो प्रथम एग्जाम उसके लिए अलग से इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। आपके लिए GD के लिए तो अलग से होगी, लेकिन आप इसके लिए भी अर्हता रखते हैं तो आपके लिए अलग से ये भी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी और इसके लिए परीक्षा तकनीकी जो ली जाएगी जो प्रथम लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी दोस्तों, ये आपके अब दोस्तों इसके लिए दोस्तों यानी कि अनुसूचित जनजाति पढ़ने के लिए सामान्य ये डिटेल्स भी इसके लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए भी ये डिटेल्स यानी सेक्शन अर्हता होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब दोस्तों बात यानी दोस्तों सेक्शन अर्हता में छूट नहीं दी जाएगी दोस्तों। सेक्शन अर्हता यानी कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अपवाद मामले में समिति, नियुक्ति, प्राधिकारी, सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह माना सकेंगे जिसके पास यद्यपि इस खंड में विविध अर्हता में किसी कोई अर्हता नहीं हो किंतु उसके अन्य संचालित परीक्षा में ऐसे स्तर पर उतरने की जो समिति राय में अभ्यर्थी को परीक्षा चयन के लिए पात्र समझती हो। समिति अपने विवेक जैसे अभ्यर्थी को परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अभ्यर्थी अन्यथा अर्ह हो किंतु जिन्हें ऐसे विदेशी विद्यालय से उपाधियां प्राप्त की जो सरकार द्वारा विनिर्मित हो तो उसके लिए भी प्राप्त रूप से मान्यता प्राप्त न हो दोस्तों यानी कि जो समिति है दोस्तों जो मध्य प्रदेश जो कर्मचारी चयन आयोग दोस्तों वो उन लोगों को भी ले सकती है जो समिति के आधार पर यानी कि जो उसकी समिति या नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी। लेकिन अगर इस खंड में जो कोई अर्हता नहीं हो तो किंतु यानी कि इसमें कोई अर्हता नहीं रखता उसके बाद भी अगर वो समिति या फिर जो नियुक्ति जो प्राधिकारी वो चाहता है कि ऐसे अभ्यर्थी को जो कि मतलब उसके पास यानी संस्था यानी किसी संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में ऐसे उत्तीर्ण हो जो समिति की राय के आधार अभ्यर्थी को परीक्षा चयन के लिए पात्र समझ यानी कि उसके लिए पात्रता अगर रखती है दोस्तों तो उसको भी इसके लिए मान्य कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर वही अगर समझती हो लेकिन समिति में विवेक अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को भी परीक्षा सम्मिलित कर सके जो अन्यथा अर्ह हो। अब दोस्तों किंतु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालय अगर आप विदेश से कोई उपाधि प्राप्त की हो जो सरकार द्वारा विनिर्मित रूप से मान्यता प्राप्त न हो तो आपके लिए उसके लिए फॉर्म को आप तो अर्ह हो। और किंतु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालय से अगर विदेशी विद्यालय से आपने कोई उपाधि प्राप्त की हो तो जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त न हो उसके लिए अन्यथा वो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे अगर ये समिति चाहती है दोस्तों। तो अगर आप इसके लिए अगर किसी विदेश संस्था से आपसे ये जो राज्य सरकार से विनिर्देशित नहीं है फिर भी आप विदेशी संस्था से अगर कोई ऐसी डिप्लोमा करके आए तो भी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वैसे तो 10वीं और 12वीं ही इसके अंदर मांगा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। यानी कि इसके लिए सेक्शन अर्हता भी आपके सामने रखी दोस्तों। सेक्शन अर्हता भी आपने अगर आप सेक्शन अर्हता रखते हैं दोस्तों आपके लिए यानी 10वीं 12वीं तो हर किसी के पास होता है और 10वीं 12वीं के आधार पर ही इसकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। और इसके लिए जो दोस्तों रेडियो ऑपरेटर के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं रेडियो ऑपरेटर के लिए अलग से जो कंप्यूटर यानी 10वीं आपके पास 12th होना चाहिए 12वीं होना चाहिए। और दोस्तों बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में दोस्तों किसी भी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ITI से कोर्स किसी भी रेडियो ऑपरेटर के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप इसके लिए अर्हता रखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करनी दोस्तों यानी कि आप सामने यानी पूरी जो सेक्शन अर्हता रखी थी वो सारी आपको डिटेल समझा दी दोस्तों। यानी अब निर्धारित आयु सीमा क्या होनी चाहिए दोस्तों। आयु सीमा में जो बात है सामान्य यानी कि दोस्तों दिनांक विहित आयु में पूरी करनी यानी कि 10/7/2023 तक आपकी विहित आयु पूरी करनी चाहिए जो अधिकतम आयु से अधिक नहीं हो यानी कि अधिकतम आयु कितनी देर है कि उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु हम पढ़ेंगे दोस्तों। मध्य साथ सामान्य पर्सन भोपाल के परिपत्र 3/8/2016 3 भोपाल दिनांक 5/2017 परिपत्र 3/2001 भोपाल दिनांक 19/2 के अनुसार राज्य सरकार जो विद्यार्थी सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती भारत के आयु सीमा में अधिकतम छूट यानी कि
क्या क्या छूट इन लोगों को दी जाएगी, तो वर्दीधारी लोग उनके लिए क्या क्या छूट जाएगी इस आयोग में दे रखा है, यानी कि इस नोटिफिकेशन में दे रखा है, परिपत्र में दे रखा है, उन्हें जो 5 जून 2017 को निकाला गया था उसके आधार पर ये दे रखा है दिन 19 जून के अनुसार। तो ये सारा आप पढ़ सकते हो। अब दोस्तों बात करने की जो एज लिमिट क्या दे रखी है, एज लिमिट क्या, एज कैटेगरी क्या क्या होना चाहिए, ये भी इसके अंदर दे रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं। यानी कि दोस्तों बात करें आवेदक पुरुष श्रेणी और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए उसके लिए दे, पुरुष और मध्य प्रदेश के अनारक्षित के लिए क्या दे रहे हैं, पुरुष जो अनारक्षित यानी कि आप अनारक्षित के लिए 33 साल और कोविड के कारण 3 साल और बढ़ा दिए तो 36 वर्ष अगर आप हैं, 36 वर्ष यानी आपके हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 33 साल, 3 साल और आपको कोविड के कारण बना दिए क्योंकि 3 साल की गैप रह गई थी बीच में, इसलिए 36 साल कर दिए गए, जो कि उस समय भर्ती नहीं निकाली गई थी, इसलिए 36 साल हो गए दोस्तों, इसलिए आप 36 साल के फॉर्म को फिलअप कर देगा। इसके अंदर दे रखा, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा दोस्तों, सारी डिटेल आपके सामने रखी हुई दोस्तों, आप इसको आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या दे रखा है आपके सामने पूरी डिटेल्स, यानी कि इसकी उम्र सीमा कितनी क्या क्या मांगी गई है आपके सामने पूरी डिटेल्स दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। बात करेंगे महिला पुलिस के लिए, जो महिला जो पुरुष महिला के लिए अन्य प्रदेश के आदिवासी यानी अन्य प्रदेश के अगर चाहे वो किसी भी स्टेट के चाहे जो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, उसके अंदर जो भी आदिवासी है उनके लिए 233 यानी 3 साल में 36 वर्ष उनके भी दिए दे रखी है। बात करें महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थी महिला जो उनके लिए भी 38 से और 3 कोविड के कारण 41 वर्ष उनके लिए दे रखी है। पुरुष 38 से 3 इसके लिए 41 वर्ष दे रखी है, यानी कि SC ST जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट उनके लिए दोस्तों 41 वर्ष दे रखी है। पुरुष सभी श्रेणी शासकीय निगम मंडल भूतपूर्व सैनिक दोस्तों 33 इसके लिए 41 वर्ष दे रखी है। बात करें दोस्तों यानी कि पुरुष अनारक्षित जो अंतर्जात विभाग की जो अगर विवाह के यहाँ 38 साल इसके लिए 41 वर्ष दे रखे। बात करें महिला अन्य श्रेणी के साथ अंतर्जात विवाह कर रखा है तो 38/5 यानी 3 साल तो कोविड के कारण दे रखे और 5 साल उसको एक्स्ट्रा रिलेक्शन दिया जाता है 46 वर्ष और 38 साल तो है ही सही दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं 36-46 वर्ष उसको दी जाती है, उसको आप देख सकते हैं कितने उसको रिलेक्शन दिया जा रहा है दोस्तों, आपको देख सकते हैं। बात दोस्तों यानी कि पुरुष अन्य श्रेणी के विक्रम पुरस्कार यानी कि आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित और आप पुलिस कांस्टेबल आरक्षक में भर्ती होना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको 33 साल तो होंगे दोस्तों, अनारक्षित में होते हुए आपने 33 साल तो होंगे, 5 साल और दे जाएंगे और 3 साल कोविड के अंदर 41 वर्ष आप होंगे तो आपको ये एग्जाम कंडक्ट कराने का आपको ये एग्जाम दी जाएगी दोस्तों, आप इसके लिए अर्ह माने जाएंगे। तो समस्त श्रेणी विक्रम पुरुष यानी समस्त श्रेणी जो भी है उसके लिए 38 साल 5 साल और दिए जाएंगे और कोविड 3 और 46 वर्ष दिए जाएंगे। तो पुरुष विक्रम पुरुष का संबंध उनके लिए अगर आरक्षित श्रेणी के पुरुष है दोस्तों, ये आरक्षित श्रेणी जो SC ST पुरुष 38 साल तो दिए जाते हैं दोस्तों, यानी कि 38 साल उनके लिए दिए जाते हैं, 5 साल और दिए जाते हैं उसके लिए दोस्तों, ये यानी कि 46 वर्ष उनके लिए वैकेंसी यानी कि आपके लिए ये जितनी भी डिटेल दे रखी है आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना यानी कि एज रिलेक्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं कितनी डिटेल्स दे रखी है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें दोस्तों यानी केवल मध्य प्रदेश के आदिवासी अभ्यर्थी यानी कि जो अभ्यर्थी यानी कि जो अभ्यर्थी केवल मध्य प्रदेश के आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए क्या दे रखा है आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये सारा मेन टॉपिक होता है। सामान्य प्रश्न जो मध्य शासन के आदेश क्रमांक 3/8/2016 एक भोपाल दिनांक 17/12 में सदर के अनुसार प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी किसी भी अधिकतम इससे अधिक समय आयु में सीमा छूट प्राप्त यानी कि आप बाहर के अगर कैंडिडेट है और आप मध्य प्रदेश में सेवा देना चाहते हो तो आपके लिए कोई किसी प्रकार से सीमा छूट नहीं दी जाएगी, आपके इसका दे रखा। दोस्तों सारी डिटेल्स आपके सामने रखी हुई दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं पढ़ो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन गया है और वैसे ही बड़ा बन जाएगा तो आपके सामने पूरा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। आप स्क्रॉल कर देने से आपको यानी कि परीक्षा योजना किस तरीके से की जाएगी, आप यानी कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा योजना क्या रहेगी, दोस्तों परीक्षा एग्जाम प्लान किस तरीके से रहेगा दोस्तों आप देख सकते हैं। प्रथम श्रेणी हिंदी भाषा में बहुविकल्प मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि आपका यानी कि बहुविकल्प यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही करना होगा और वो हिंदी भाषा में आपको एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। प्रथम तकनीक परीक्षा नहीं केवल तकनीक पढ़ो यानी कि आपको रेडियो प्रोडक्ट के लिए 100 बहुविकल्प प्रश्न होंगे, वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। द्वितीय परीक्षा में शारीरिक दक्षता यानी कि आपकी फिजिकल एफिशिएंसी के आधार पर एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। आप परीक्षा जो प्रथम चरण परीक्षा है दोस्तों आप देख सकते प्रथम चरण परीक्षा योजना के इस तरह कंडक्ट कराई जाएगी, आप देख सकते हैं क्या किस तरीके से आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं क्या किस तरीके से करना है। यानी कि प्रथम श्रेणी परीक्षा प्रथम श्रेणी लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्प प्रश्न होंगे दोस्तों। एग्जाम आपको पता है दोस्तों 2 घंटे एग्जाम में 100 प्रश्न होंगे, उसके अंक क्या रहेगा दोस्तों अधिकतम अंक 100 अंक ही होंगे इसके अंतर्गत। और बात करें कि 100 अंक अगर 100 क्वेश्चन 100 होंगे सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और जिन प्रश्नों को उत्तर प्रयास नहीं किए गए या गलत तो उनके लिए कोई यानी कि आपने कोई अगर क्वेश्चन गलत कर दिया फिर आपने कोई गलत नहीं लगा आपने कोई क्वेश्चन ऑप्शन नहीं लगा उसके लिए 1 भी नंबर नहीं दिया जाएगा और कोई अंक नहीं काटा जाएगा। प्रश्नों पर वस्तु मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दोस्तों और 40 अंक सामान्य यानी कि आप सिलेबस भी देख सकते हैं, फटाफट आप सिलेबस भी देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस दे रखा है आपके सामने। यानी कि सामान्य ज्ञान यानी कि आपका जनरल नॉलेज और तार्किक ज्ञान आपका 40 अंक का होगा, 30 अंक दोस्तों बौद्धिक क्षमता मानसिक स्तर और 30 अंक दोस्तों विज्ञान सरल अंक गणित होगा। ये प्रश्नों जो ये
ये इसके अंदर दे रहेगा दोस्तों, और 100 नंबर के क्वेश्चन ये रहेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो आप यानी कि इसके अंदर आप ये जो डिटेल्स दे रखी है आप सिलेबस के आधार पर आप देख सकते हैं क्या क्या इसके अंदर परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, आप इसके एक बार पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से क्या क्या दे रखा है दोस्तों। बात करें दोस्तों वो डिटेल्स दे रखी है आप दोस्तों, यानी कि दोस्तों मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बना, फिर भी आप देख सकते हैं वर्टिकल श्रेणी विज्ञान गुना, यानी कि दोस्तों वर्टिकल श्रेणी विज्ञान पदों के 7 गुना अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंकों के अनुसार यानी कि 7 गुना अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा। जो आरक्षित जीडी के पदों है सारे पढ़ने के लिए चुना जाएगा। विशेष बल को छोड़कर एक ही कट ऑफ अंक निर्णय होगा, यानी कि एक ही विशेष सत्र बल को अगर छोड़ दिया जाए उसके लिए एक ही कट ऑफ अंकों का निर्णय होगा, यानी कि इसको ये भी 7 गुना इसके लिए लिए जाएंगे। हॉरिजॉन्टल श्रेणी के लिए प्रत्येक कट ऑफ का निर्णय नहीं किया जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो कैंडिडेट है दोस्तों, यानी कि उसके लिए दोस्तों इसके लिए निर्णय कोई प्रत्यक्ष कट ऑफ का निर्णय नहीं है, वो ही इसी कट ऑफ के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। इसका दे रहेगा प्रथम चरण जो एग्जाम दोस्तों, प्रथम तकनीक पर अधिकतम 100 अंक निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। तो आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है सामने रखा हो दोस्तों। आप यानी कि अवधि 2 घंटे की, यानी कि 100 प्रश्न होंगे दोस्तों, प्रश्न पर वस्तु मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब दोस्तों यानी कि आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये सारा इसके लिए पढ़ रखा है। दोस्तों इसके यानी कि जो रेडियो ऑपरेटर होगा उसके लिए भी दोस्तों डिटेल्स दे रखी है। रेडियो कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्निकल इंटरमीडिएट मैकेनिक या 2 वर्ष सर्टिफिकेट आरक्षित रेडियो ऑपरेटर के पदों हेतु 7 गुना अभ्यर्थियों को प्रथम श्रेणी लिखित परीक्षा तकनीक कट ऑफ के आधार पर सारी परीक्षा तकनीकी परीक्षा, यानी कि आपको मान लीजिए 100 वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर लेते हैं और आपको 100 वैकेंसी के लिए आप हर चुने जाते हो तो आपके लिए 700 वैकेंसी 700 लोग यानी 7 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को चुना जाएगा। इस तरीके से आपकी ये वैकेंसी चयन प्रक्रिया आपकी कराई जाएगी दोस्तों। बात हॉरिजॉन्टल श्रेणी के लिए प्रत्यक्ष कट ऑफ को निर्णय नहीं किया जाएगा, इसके अंदर दे रखा है, आप देख सकते हैं क्या क्या अंदर दे रखा है। द्वितीय चरण परीक्षा हम लोग देख सकते हैं, द्वितीय चरण परीक्षा किस तरीके से आपको कंडक्ट करेंगे, सेकंड एग्जाम किस तरह कंडक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो आईसीटी पदों के लिए सारी दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंतिम अंक प्रावीण्य सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। यानी कि आप अगर सेकंड एग्जाम में अगर अच्छे नंबर आप लाते हैं, शारीरिक दक्षता में अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो उसके भी आपको अंक, उसके प्रथम परीक्षा में अगर आप नंबर उसके साथ जोड़ दिए जाएंगे। और आईएएस ऑपरेटर के पदों शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुना जाएगा। इसके अंक अंतिम प्रावीण्य सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि जो आपके जो प्रथम चरण के नंबर आते हैं वही आपके लिए नंबर रहेंगे दोस्तों। उसके बाद जो शारीरिक दक्षता के जो है दोस्तों नंबर इसके लिए नहीं जोड़े जाएंगे। और शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग प्रकृति को, यानी शारीरिक दक्षता आपके इसलिए केवल क्वालिफाइंग जो भी इसके अंदर रनिंग करवाई जाती है, दौड़ भाग करवाया जाता है, पुशअप करवाया जाता है, शॉर्ट पुट किया जाता है, जो भी इसके अंदर जो करवाया जाता है वो आपके लिए इसके लिए कोई अंक नहीं दी जाएंगे। वो केवल आपको जो जीडी जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट के जो उनकी जो है कैटेगरी के कैंडिडेट उनके लिए ही एक नंबर आपके अंतर्गत जोड़े जाएंगे। जो प्रथम चरण की जो एग्जाम होगी उसके लिए दोस्तों, प्रथम एग्जाम जो होगी तो 100 नंबर के उसके अंदर अंक जोड़े जाएंगे, उसके आधार पर आपकी मेरिट सूची बनेगी और उसके बाद आपको ये एग्जाम क्वालिफाई कराया जाएगा। इसके अंदर दे रखा है, आप देख सकते हो दोस्तों। बात अब जैसे डिटेल दे रखी है शारीरिक दक्षता परीक्षण क्या किस तरीके से, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण किस तरीके से कराया जाएगा आप इसका देख सकते हैं। कि शारीरिक दक्षता परीक्षण आप देख सकते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षण है, ये आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है। यानी कि सारे ये आप यानी कि शारीरिक परीक्षण का आयोजन मूल्यांकन परीक्षण समिति जैसा कि पुलिस महानिदेशालय गठित की जाए वो परीक्षण किया जाएगा। अंकों का वितरण अनुसूचित 2 अनुसार होगा। प्रथम श्रेणी लिखित परीक्षा कट ऑफ वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा। प्रथम श्रेणी की परीक्षा कट ऑफ बराबर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, भले कुल संख्या 7 गुना से अधिक हो दोस्तों। यानी बात करें यानी कि अगर कोई कैंडिडेट अगर मान लिया जाए कि समान है, यानी कि प्रथम श्रेणी परीक्षा के कट ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों, यानी कि जिस कैटेगरी में वर्टिकल जो ऊंचाई से नीचाई तक जिस तरीके से पदों का विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा। प्रथम श्रेणी की परीक्षा में कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के आप मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट अगर 70 नंबर लगाता है तो उसके लिए दोस्तों कट ऑफ के लिए भी बुलाया जाएगा। और उसके बाद अगर जो बुलाया जाएगा भले ही कुल संख्या विज्ञापित अभ्यर्थियों की 7 गुना से अधिक हो, यानी कि आप अगर वो चले मान लीजिए कि 7 गुना तो ले रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंतर्गत दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट अगर समान अंक लाते तो उसको भी समान अंक को भी लिए इंसान को बुलाया जाएगा, उस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और उसके लिए दक्षता उसके लिए भी देखी जाएगी, एफिशिएंसी जो फिजिकल एफिशिएंसी वो करवाई जाएगी और उसके लिए जो भी कट ऑफ लिस्ट बने उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों सारी आपके सामने रखी हुई है, डिटेल्स दे रखी है अब दोस्तों, यानी कि आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है आप। और अब दोस्तों सारी जो प्रावीण्य सूची में आप देख सकते हैं कि ये सारी प्रावीण्य सूची में चयन समिति जो सूचित की जाएगी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो सूचित की गई है चयन जो प्रावीण्यता जो शारीरिक प्रावीण्य जो दक्षता है उसके लिए जो चयन समिति जो तिथि सूचित की गई है उस एग्जाम को ही उस दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगी। आरक्षित समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल न्यूनतम 30% 100 में से 30 अंक लाने होंगे, जिससे अंक अंतिम प्रावीण्य सूची में के लिए प्रथम चरण के साथ जोड़ जाएंगे। कि अगर आप 100 में से अगर जो 30 अंक वो लाएंगे तभी आप इसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर 30 से कम नंबर आते हैं, अगर आप पहले में भले आप कितने भी नंबर ले आए और पहले परीक्षा में भले कितने भी नंबर ले आए, लेकिन आप 30 अंक आप लास्ट जो सेकंड एग्जाम में नहीं लाए तो आप इसके लिए अगर नहीं माने जाएंगे, आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो 30 नंबर लाना आपके
आपके लिए अनिवार्य है। आरक्षण डेवलपर के लिए 800 मीटर दौड़ में केवल 20% न्यूनतम अंक यानी 40 में से 8 अंक लाने होंगे, जिसके अंतिम प्रणाली सूची के लिए प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। और सारी क्वालिफाई प्रक्रिया यानी कि आपके लिए जो सारी दक्षता केवल आपके लिए क्वालिफाई परीक्षा के लिए होगी, आपके लिए वो नंबर इसके लिए नहीं जोड़े जाएंगे। इसका दे रहा है सारी दक्षता प्रतिशत अंकों का वितरण अनुसूचित 2 प्रकार होगा। तो आप देख सकते हैं क्या कहते हैं दे रखा है। बात कर सकते हैं कि प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी का 7 गुना वृत्ति जहाँ खत्म हो रहे हैं वहीं कट ऑफ अंक न्यूनतम अर्ध अंक होगा और डायनेमिक रहेगा और परीक्षा निर्धारित नहीं हो सकेगा। यानी कि दोस्तों इसमें दे रखा है कि जो भी प्रथम चरण जो एग्जाम वर्टिकल आते हैं जो 7 गुना जो कैंडिडेट उनको ले लिया जाएगा कट ऑफ के आधार पर, उसके बाद जो न्यूनतम जो अंक जो डायनेमिक रहेगा यानी कि जो कि उनको वो जो न्यूनतम अंक रहेगा कि किस कट ऑफ पर हो रहा है वो उसके लिए जो परीक्षा पूर्व निर्धारित नहीं होगा, यानी कि उसके पहले वो आपको निर्धारित नहीं किया जाएगा, उससे पहले आपको परिचित नहीं करा जाएगा। आप देख सकते हैं क्या दे रखा है आपको ने पूरा डिटेल्स इसके लिए दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। बात करें शारीरिक मापदंड परीक्षण किस तरीके से किया जाएगा, यानी कि आपके शारीरिक जो मापदंड किस तरीके से किया जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए यानी कि केवल जो विशेष सशस्त्र बल के लिए 1973 नियम 21-22 के अंतर्गत क्या दे रखा है। आरक्षित पदों के लिए वर्ग ऊंचाई और सीना फूला ने केवल पुरुषों के लिए बिना फूला रही थी। आप यानी कि सीना ये आप शारीरिक मापदंड के आधार पर आप क्या क्या इसमें पूछा जो एलिजिबिलिटी दी जाएगी। तो अन्य क्षेत्र के लिए पुरुष और 168 अन्य पेशा के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और बिना फूला के लिए सेंटी और 84 सेंटीमीटर, इसलिए फुलाने पर 84 सेंटीमीटर सीना चौड़ा हो जाना चाहिए तभी आप ले यार। गोरखा मरने वाले कुमाऊं गामले के पुरुष के लिए 157 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव के और 84 सेंटीमीटर आपको फुलाव सहित आपका होना चाहिए। मराठा अनुसूचित जाति अनुसूचित के लिए पूरे 165 सेंटीमीटर होने चाहिए और 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो क्राइटेरिया ये सबके समान है और इस क्राइटेरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यानी कि आप इस क्राइटेरिया में आपके लिए अलग से ये क्राइटेरिया दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अन्य विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य भर्ती के लिए दोस्तों क्या भर्ती परीक्षा यानी कि उपसंवर्ग वर्ग ऊंचाई केवल बिना बोले केवल पुरुषों के लिए यानी कि सशस्त्र बल को छोड़कर यानी कि सशस्त्र बल को छोड़कर यानी कि जो सशस्त्र बल के वर्गों को छोड़कर आप आरक्षण विशेष यानी कि अनुसूचित जनजाति अन्य के लिए दोस्तों पुरुष महिला 168 में ऊंचाई 155 सेंटीमीटर इसके लिए होना चाहिए। 21 सेंटीमीटर आपको सीना फुला और 66 सेंटीमीटर आपको फुला यानी कि इसके लिए महिलाओं के लिए कोई लागू इनके लिए कोई जो अन्य इसके लिए कोई महिला के लिए कोई ये लागू नहीं किया गया है। आरक्षण विशेष जो विशेष जो कैंडिडेट है उसके लिए दोस्तों ये जो दे रखा है यानी कि जैसे आरक्षित विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट है उसके लिए दोस्तों ये पुरुष महिला के लिए 160 सेंटीमीटर मांग गया है। और बात करें महिला के लिए जो अन्य सभी समग्र अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं के लिए 150, इसके लिए कोई सीना फुलाने का क्राइटेरिया नहीं है और इसके लिए 76 81 दोनों के लिए ये सेंटीमीटर ये आरक्षित विशेष सशस्त्र बल को छोड़ यानी कि विशेष जो विशेष सशस्त्र बल जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट उसके लिए नहीं है दोस्तों ये दोस्तों यानी कि आप देख सकते हैं ऊपर का जो था दोस्तों वो हमारे विशेष सशस्त्र बल के लिए था और ये जो है दोस्तों ये विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर आप जनरल ड्यूटी में आप आते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये क्राइटेरिया रखेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या कैसे दे रखा है। अब दोस्तों जहाँ भी लागू हो सीने का मापदंड निर्धारित अधिक हो तो कम से कम 5 सेंट फुलाने वाले यानी कि यहाँ पर आप जहाँ भी लागू यदि सीने का माप न्यूनतम अर्थकारी माप से अधिक हो, अगर आप जो माप मानते हैं यानी 66 सेंटीमीटर का है तो उससे कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा फुलाना होगा, चाहे पहले आप उसे न्यूनतम जो रखा उससे आगे यानी उससे कम होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप देख सकते सारी मापदंड में किसी भी विषय चुनने की आपको सारी मापदंड में किसी प्रकार से आपको छूट नहीं दी जाएगी, यानी जितने चाहिए वो रहेगा, इतना ही आपको करना पड़ेगा दोस्तों। स्वास्थ्य मापदंड निम्न परीक्षा जिला चिकित्सक द्वारा बोर्ड यानी कद कम आपके बस सीना फुला के पुरुषों के लिए होगा। दृष्टि आपकी यानी कि आपकी दृष्टि अभ्यर्थी कोई नेत्र रोग विकार नहीं होना चाहिए, बिना चश्मे की दृष्टि की तीव्रता 6.9 से 9 में से 6 नंबर आपको पहचानना आनी चाहिए और आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6 में 12 में से 6 यानी कि आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे यानी कि बिना चश्मे को 12 में से 6 अंक लाना है और इससे कम नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को मुख्य रंगों में अंतर करने से सक्षम होना चाहिए जिसका इशारा प्लेटों के माध्यम से परीक्षण किया जाएगा। नाक नी तथा फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए, यानी कि नाक जो है वो दोस्तों नी तथा फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको जो मतलब किसी प्रकार से फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए दे रखा है। अभ्यर्थी का शरीर किसी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको पूरा स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए तभी आप इसके लिए हर मांगे सारा परीक्षण जिला संभव यानी मेडिकल बोर्ड से कराए जाने वाले निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अन्य आयोग घोषित किए जाने अभ्यर्थी रहता है तो वो संभव से अपील का आवेदन जिसके सब कराया जाएगा। जिला संभव से बोर्ड के अधिमत से में विभिन्नता होने पर ही तत्पर से अभ्यर्थी राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से पुनः परीक्षण कराने की अपील कर सके। स्तर पर अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक रूप से नामांकित पुलिस अधिकारी उपलब्ध रहे, यानी किसके किया रखा है दोस्तों कि अगर जो भी जो स्वास्थ्य विभाग है दोस्तों उसके द्वारा आपको मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। जिस जिले में आपको संबंध या मेडिकल बोर्ड से कराए जाने का क्रम निर्धारित है, स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस सेवा आयोग के घोषित किए जाने पर अगर कोई पुलिस सेवा तो अगर जो कैंडिडेट आयोग घोषित किया जाता है दोस्तों उसके लिए दोस्तों आप यानी कि यदि असंतुष्ट रहता है तो वो संभाग स्तरीय मेडिकल बोर्ड से अपील कर का आवेदन दे सके, यानी कि अगर वो चाहता है
कि मेरे में कोई मिस्टेक्स नहीं है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, फिर भी आपने अगर किसी प्रकार से मुझे अयोग्य घोषित किया तो उसके लिए संबंधित सर जो मेडिकल बोर्ड से आप उसके लिए आवेदन दे सकते हैं, जिस पर उसका संबंधित सर मेडिकल बोर्ड स्वास्थ्य परीक्षण डबल से करा जाएगा। जिला एवं संबंधित सर बोर्ड के भिन्नता होने पर ही तत्पश्चात अभ्यर्थी राज्य बोर्ड से पुनः परीक्षण करने अपील कर सके। यानी कि आप अगर कोई आपने त्रुटि नहीं थी और आप में त्रुटि थी, अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन आप में त्रुटि नहीं थी, तो आपके लिए फिर भी आपको ये पुनः परीक्षण कराने की अपील कर सके। प्रत्येक स्तर पर अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण समय के आवश्यक रूप से नामांकित राज्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेगा और स्वास्थ्य परीक्षण वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अगर आप वहाँ पे अगर सही पाएंगे तो आपके लिए वहाँ पुलिस सक्षम अधिकारी खड़ा रहेगा और आपको वहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद वीडियोग्राफी कराई जाएगी और आप उसके लिए फिर अगर आप सही मानेंगे तो आपके लिए ये चयन दे दिया जाएगा दोस्तों। अब आरक्षण दोस्तों आप देख सकते हैं सारा आपके लिए सामने, यानी आरक्षण क्या रहेगा दोस्तों, आपको मैं वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सारा आपके लिए ये डिटेल्स दे रखी है दोस्तों। मेन टॉपिक को मैंने कवर करवाई दिया दोस्तों वैसे, और आपको इसमें और भी बहुत सारे लगभग 16 पेजेस से भी कंप्लीट कर पाए दोस्तों। आपके सामने पूरा डिटेल्स रहे दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है आपके सामने, सारी डिटेल्स आपके सामने रखिए दोस्तों। केवल आपको पढ़ना दोस्तों, नहीं कि केवल आपको ये पढ़ना है क्या क्या दे रखा है आपको, ये केवल हिंदी में दे रखा है, सारा डिटेल्स आपको हिंदी में दे रखिएगा। मैं स्क्रॉल करूँगा दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं हॉरिजॉन्टल से, यानी क्या क्या दे रखा है, क्या क्या आपके सामने हॉरिजॉन्टल, यानी कि दोस्तों कुल मिला के दोस्तों यानी कि पूरा सिलेबस से आपको चयन किस तरीके से किया जाएगा, चयन सूची में सेवा नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी, आपका सारा आपके सामने यानी पूरा डिटेल्स आपके सामने रखिए दोस्तों। प्रतीक्षा सूची किस प्रमाण पत्रों की जाँच किस तरीके से की जाएगी, सारा आपके सामने रखा दोस्तों। बस डिटेल यानी यात्रा किराया किस तरीके से दिया जाएगा, तो अंतिम चयन किस तरीके से किया जाएगा आप पढ़ सकते दोस्तों। बात है दोस्तों यानी कि आप ये डिटेल्स यानी कि सारा चरित्र सत्यापन किस तरीके से, नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी आपका, यानी कि आप स्क्रॉल कर दो वीडियो को, आप स्टॉप करके आप पढ़ लीजिएगा सामान्य निर्देश में क्या क्या दे रखा है। और भी दोस्तों यानी कि आपके सारी दक्षता पीपीटी यानी 100 अंकों का जो है दोस्तों वो क्या क्या कराया जाएगा आप यानी पढ़ सकते हैं। यानी कि पुरुषों के लिए गोला फेंक 7 यानी 26 किलोग्राम जो गोला फेंक कराया जाएगा, महिलाओं के लिए गोला फेंक 4 किलोग्राम का वो कराया जाएगा। 800 मीटर दौड़ एक अवसर, लंबी कूद गोला फेंक 3 अवसर प्रदान, यानी कि 800 मीटर दौड़ आपको करना है और अवसर लंबी कूद के लिए और कूद भी करना पड़ेगा, गोला फेंक 3 अवसर दिए जाएंगे, जितना सेंटीमीटर उन्होंने तय किया वो करवाना पड़ेगा। नोट शारीरिक दक्षता अभ्यर्थी को स्वास्थ्य तो किसी अन्य परीक्षा से छूट नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको सारी दक्षता वही होनी चाहिए जो मांगी गई है। अभ्यर्थी को अन्य सारी दक्षता परीक्षण के लिए चयन समिति तिथि सूची यानी कि आपको डेट घोषित कर जाएगी, उस डेट पर आपको जाना है, उसी दिन का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, आप उसी दिन जाना है, उसके बाद आपको नई डेट घोषित की जाएगी। उस तिथि परिवर्तन के लिए अभ्यर्थी का किसी पता तो किसी प्रकार अन्य कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं, यानी कि आपका सारी दक्षता परीक्षण के लिए आपका कोई चिकित्सा यानी कि आप अगर कहते हैं कि नहीं हमारा सारी दक्षता एकदम सही है और आप चिकित्सा प्रमाण पत्र दिखाते तो आपके लिए वहाँ पे कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें डिटेल दे रखा है दोस्तों। आरक्षण उम्मीदवार की दक्षता परीक्षण की आप जो सारी दक्षता परीक्षण क्या क्या करा जाएगा आप देख सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स दे रखी है आपके सामने पूरा, यानी कि अंक कितने पुरुष अंक 800 मीटर से लंबी कूद मीटर के लिए गोला फेंक के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे आप देख सकते हैं। क्या क्या दे रखे हैं आपके सामने पूरी डिटेल्स दे रखे दोस्तों, आपको पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है आपके सामने पूरा डिटेल्स, यानी कि हिंदी में दे रखा है आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या दे रखा है दोस्तों। इसके यानी कि बात करें दोस्तों 158 से अधिक अगर आप नंबर लाते हैं, सेकंड से आप 158 से अधिक है तो आप 2.9 से कम और 303 से गोला फेंक में आप ये सारा यानी कि आपके सामने यानी कि डिटेल्स दे रखी है। 194 से अधिक 158 से 3.05 से कम 2.96 तक और 4 से कम यानी 300 अंक, 154 से अधिक यानी और 194 से कम तक 314 से कम 305 तक और 400 से कम, यानी ये सारे दोस्तों ये दोस्तों ये 192 अधिक और 192 323 से लेकर 334 से लेकर 400 तक सारा आपके सामने नहीं दोस्तों, यानी कुल मिला के यानी कि इसके बीच में आप नंबर लाते दोस्तों तो आपको दोस्तों ये नंबर यानी कि इसके नंबर यानी कि ये नंबर आपको इस तरीके से दिए जाएंगे दोस्तों, यानी कि इसके आधार पर आपका नंबर चयन किया जाएगा और आपको नंबर दे दिए जाएंगे दोस्तों। तो सारा आपके सामने 800 मीटर लंबी कूद यानी कि सारा आपके सामने रखा हो दोस्तों, आपको बस एक बार पढ़ना है और सारा यानी 800 मीटर दूर यानी कि सारा आपके यानी कि ये नंबर्स दे रखे हैं, इस नंबर के आधार पर आपको ये सारी होम गार्ड यानी भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या क्या रहेगा ये भी आप पढ़ सकते हैं। ऑपरेटर के लिए 800 मीटर दौड़ तो करवाना है, पुरुष गोला फेंक के लिए 7.7 यानी पुरुष के लिए 7.26 किलोग्राम का यानी 7 किलो का और 260 ग्राम का दोस्तों ये गोला फेंक रहेगा दोस्तों। और गोले महिलाओं के लिए गोला फेंक गोले का वजन 4 किलोग्राम रहेगा, आप गोला फेंकी इसके लिए दोनों के लिए इसके लिए कराया जाएगा। ये भूतपूर्व सैनिक के लिए दे रखा दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा दोस्तों, आपके लिए पूरा सामने डिटेल्स दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा दोस्तों। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। यानी महिलाओं के लिए गोला फेंक क्या रहेगा आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या रहेगा जो क्राइटेरिया मांगा गया वो क्राइटेरिया में क्या क्या दे रखा है आप पढ़ सकते दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 800 मीटर दौड़ है तो एक अवसर लंबी कूद 3 अवसर प्रत्येक प्रदान किए जाएंगे दोस्तों, यानी कि 800 मीटर लंबी दौड़ तो आपको करना ही दोस्तों, एक अवसर आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपको अवसर उसमें क्वालिफाई नहीं होता तो आपके लिए अनहर कर दिया जाएगा और आप इसके लिए फिर दोस्तों ये लंबी
कूद गोला फेंक दोस्तों 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे, 3 अवसर आपको दिए जाएंगे दोस्तों। आप यानी कि इसके लिए गोला फेंक के लिए आप देख सकते हो दोस्तों। सारी दक्षता दोस्तों आपकी यानी कि सारी नोट सारी परीक्षा अभ्यर्थी स्वास्थ्य से किसी परीक्षा छूट नहीं जाएगी। अभ्यर्थी को उनकी सारी दक्षता परीक्षा चयन समिति द्वारा तीसरी कोशिश की जाएगी, उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगी। पहले वाली डिटेल जिस तरीके से वो आरक्षण के लिए दे रखी है उस तरीके से होमगार्ड है और बूथ सैनिक और रेडियो ऑपरेटर के लिए दे रखी है। परिवर्तन कोई अभ्यर्थी चिकित्सा प्रमाण पत्र अथवा किसी अन्य प्रमाण पत्र का सुविधा नहीं किया। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारा चरित्र अपना मेडिकल आपका सारी दक्षता परीक्षा आपके पास सही है और आप चिकित्सा प्रमाण पत्र दिखाते तो आपके लिए वो मान्य नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। बात करें दोस्तों यानी कि और सारी दक्षता परीक्षा की जाना यानी कि आप सारी दक्षता परीक्षा इसके लिए भी ये डिटेल्स दे रखी है दोस्तों। आप पढ़ सकते हैं कि क्या पुरुष के लिए सारी दक्षता परीक्षा अंकों का तालिका पुरुष 800 मीटर सेकंड लंबी मीटर गोला फेंक के लिए क्या दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्या 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 अर्हता मांगी गई दोस्तों। आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है। 224 में से 224 से 5 अधिक यानी 223 से कम या 351 से 200 से अधिक से 224 5 तक, 232 से कम तक 220 5 से अधिक आयु 225 तक और 200 बात करें 241 से कम 232 से 346 से कम और 367 से कम। यानी कि इस तरीके से आपको ये चौथे में 218 से अधिक का नंबर आप लाते हैं अधिक और 220 से कम तक आपको तीसरे नंबर पर अंक दिया जाएगा। 3 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। अगर आप उसमें अगर आप जैसे 224 से अधिक अगर आप से अधिक नंबर आप जाते हैं उससे अगर मान लीजिए कि आपको सेकंड से यानी कि जो 224 सेकंड है उससे मान लीजिए कि उससे कम अधिक लाते हैं सेकंड लगाते तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। लेकिन आपने 222 सेकंड में आपने कर ली तो उसके 1 नंबर दिया जाएगा। और आपने 220 यानी कि ये सब सेकंड के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 3 नंबर 4 नंबर दिया जाएगा। 260 के साथ ये अंक दिए जाएंगे पुरुष के लिए। ये सारा वो 200 यानी कि ये सारा आपको डिटेल दे रखी। गोला फेंक में कितने कितने नंबर जाएंगे, यानी कि गोला फेंक में 2 पॉइंट कम यानी कि 2.59 के कम और 2 मिनट आपने अगर ये लंबी कूद आपने तय कर ली तो आपके लिए इतना नंबर 4 कम से कम गोला 4.20 से कम और 4 यानी डिटेल कुल मिलाकर दोस्तों यानी कि आपके लिए ये अर्हकारी अंक दे रखे हैं। आप इनके आधार पर इसके बीच में अगर समय कवर कर लेते हैं आप इस मीटर में आप लंबी कूद जितना भी कोई कूद कर रखी है उस कूद को आप नंबर उसके आधार पर तय करें। गोला फेंक में आपका गोला कहाँ तक जाता है उसके आधार पर आपको ये नंबर्स दिए जाएंगे। आप ये देख सकते हैं दोस्तों। सारा डिटेल्स कर दे रखी है दोस्तों। सारा आपके सामने नहीं दोस्तों। मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बन गया है दोस्तों, फिर भी आपके सामने दोस्तों सारी डिटेल दे रखी है। महिलाओं के लिए क्या कहते हैं खंड पर महिलाओं के लिए भी डिटेल दे रखी है। आप महिलाओं के लिए भी ये सारा आप पढ़ सकते हैं क्या कहते दे रखा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और आपके सामने पूरी डिटेल्स दे रखी हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं क्या कहते हैं कि दोस्तों महिलाओं के लिए जैसे आप देख सकते हैं 305 से अधिक और दोस्तों बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर यानी कि दोस्तों 150 लंबी कूद के लिए दोस्तों 150 से कम दोस्तों यानी कि 270 से कम 303 अधिक से 385 150 250 से कम 1 नंबर दिया 0 नंबर 301 366 से 158 300 से 250 नंबर 2 नंबर दिए जाएंगे। 299 से 380 नंबर लाता है उसके लिए 3 नंबर देंगे। 174 से नंबर कम लाता है से कम और 166 तक जाता है दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों ये 3 नंबर दिए जाएंगे। लंबी कूद में दोस्तों गोला फेंक के लिए दोस्तों 315 से 100 कम यानी 300 तक यानी कि आप अगर 300 तक भी आप नंबर लाते हैं तो आपके लिए दोस्तों 3 नंबर यानी सबके अलग अलग नंबर डिसाइड कर रखे दोस्तों। आप ये देख सकते हैं महिलाओं के लिए दोस्तों भी आप सारा इसके अंदर दे रखा दोस्तों। अब दोस्तों बात करें कि और भी अब इसके लिए दोस्तों जो कर्मचारी भोपाल के निर्देश क्या दे रखे महत्वपूर्ण निर्देश आप पढ़ सकते दोस्तों। मैं स्क्रॉल करूँगा दोस्तों, आप स्क्रॉल करो दोस्तों, आपके पढ़िएगा दोस्तों क्या क्या दे रखा है। जो अनिवार्य जो प्रवेश पत्र यानी कि आपका पैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या साइंटिफिक कैलकुलेटर मोबाइल या फोन ब्लूटूथ डिवाइस प्रोटो कैलकुलेटर वॉच अलार्म लीजिंग या डिवाइस प्लानिंग पिंगिंग या रिकॉर्डिंग डिवाइस प्रोटर कॉम्पास स्केल पूर्ण वर्जित प्रवेश पत्र पाने की प्रक्रिया क्या रहेगी। आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रयोग कर आवेदन अपना प्रवेश पत्र ESB यानी कि MP मध्य प्रदेश जो एम्प्लॉय सर्विस बोर्ड की वेबसाइट पर MPPS मुद्रित कर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। वहाँ से आपको प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का की त्रुटि ESB ऑनलाइन आवेदन पत्र को रद्द निरस्त प्रयत्न करने का अधिकार सुरक्षा नहीं कि आपको किसी प्रकार से आपको जो ऑनलाइन आवेदन का जो पत्र है उसको रद्द भी कर सकता है, निरस्त भी और परिवर्तित भी करने का अधिकार उसके बाद रक्षा करेगा दोस्तों। प्रवेश परीक्षा पर जो टेस्ट एडमिट के नियमानुसार प्रवेश पत्र टेस्ट एडमिट कार्ड ESB यानी MPS मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सर्विस बोर्ड के 2 भागों में उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसमें प्रथम आवेदन परीक्षा का नाम रोल नंबर परीक्षा केंद्र का विवरण समय और अतिरिक्त रूप से जिन भाव के आवेदन पत्र भरे गए शरीर की स्थायी पहचान चिन्ह तक फोटो पेंशन विवरण तक क्रमांक भी यानी कि आपका जो प्रथम चरण जो प्रभाव होगा दोस्तों यानी कि उसके अंतर्गत आपको जो आवेदक का जो शरीर का जो स्थायी पहचान चिन्ह किया जाएगा। आपके जो जिस कैटेगरी आपने चुना है कि मेरा पहचान ये है शरीर का वो और फोटो पहचान पत्र का विवरण उसमें रहेगा दोस्तों। परीक्षा दौरान किसी विकलांग के अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के पत्र के स्थान पर यानी कि स्थान पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तल काले बोर्ड में से अंकित यानी सारा निर्देश बहुत ही नॉर्मल तरीके से
दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। प्रवेश पत्र डाक द्वारा यानी प्रवेश पत्र किसी डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, आप देख सकते हैं। आपको ये ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड साइट्स पर जाकर आपको डाउनलोड करना रहेगा दोस्तों, ये इसके अंदर दे रखा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों यानी कि दोस्तों मूल्यांकन पद्धति क्या रहेगा, तो प्रश्न प्रश्न उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा, रहना मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इसका दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ये सारा आपके सामने रहेगा। त्रुटि पर प्रश्न के मतलब परीक्षा आपत्ति हाउस की निम्नलिखित यानी कि प्रश्न की सराहना में दोस्तों, आप अगर मान लिया जाए कि त्रुटि प्रश्न उसका निस्तीकरण यानी कि त्रुटि गलत प्रश्न हो उसका निस्तीकरण बदले दिए गए होंगे, यानी कि परीक्षा उपरांत मंडल और अभ्यर्थी को जो प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियां आहूत की जाती है, यानी कि किसी प्रकार से कोई गलत क्वेश्चन दिया तो उसके लिए आपत्तियां आहूत की जाती है, लिंक ओपन करता है शासन। अगर आपको गलत लगता है क्वेश्चन और किसी तरह से आपको बुक में कहीं गलत दे रखा है या गलत सही दे रखा है और क्वेश्चन गलत कर दिया है शासन ने, तो उसके लिए आपको आपको ये आपत्ति दर्ज करने की लिंक खोली जाएगी और तब विशेष प्रश्न पर आपत्ति प्रश्न का परीक्षण डबल से करा जाए, निम्नलिखित प्रकारों से प्रश्न निरस्त कर सकते हैं, यानी कि आपका अगर प्रश्न की संरचना गलत हो तो भी आपको प्रश्न गलत डिलीट कर सकता है शासन वहाँ से और आपको नंबर दे सकता है। उत्तर विकल्प में से एक से अधिक विकल्प सही हो तो भी आपको यानी कि प्रश्न को गलत काट सकता है और आपको एक नंबर दे सकता है। कोई भी विकल्प सही ना हो तो भी आपको उसके लिए एक नंबर दे सकता है दोस्तों। यदि प्रश्न पत्र किसी प्रकार से अंग्रेजी हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो जिसके कारण दोनों भिन्न निकल तो एक सही एक भी उत्तर प्राप्त न हो तो उसके लिए भी आपको एक नंबर दे सकता है। कोई अन्य मुद्रित त्रुटि हो इससे प्राप्त न हो या एक अन्य अधिक विकल्प सही हो एक से तो उसके लिए भी आपको एक नंबर दे सकता है दोस्तों। जिस नंबर पर दोस्तों अन्य कोई कारण विषय अधिक उसके लिए दोस्तों आपको नंबर दे सकते हैं दोस्तों, शासन इसके लिए दे सकता है, आपके सामने रखा हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों यानी कि दोस्तों अब प्रश्न पत्र विषय संबंधित रखी गए अनुसार आधार ऐसे निरस्त के प्रश्न सभी प्रश्न पर विषय की गए अनुसार ऐसे निरस्त के प्रश्न पर सभी को इस प्रश्न पत्र अर्जित अंकों के अनुपात में ही ये प्रदान करता है, भले ही उसे निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हुआ नहीं हो दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर मान लिया जाएगी प्रश्न पत्र विषय की जो समिति द्वारा किए गए अनुशंसा अनुसार यानी कि ऐसे ही निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में, यानी कि जिस अंक का अगर वो जो समिति ने विशेषज्ञ जो समिति उसने अगर जो नंबर तय किया था उस नंबर को ही वो दिया अर्जित अंकों के अनुपात में ही ये प्रदान करता है, भले उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं हो। अगर उसने ESB ने अगर वो मान लिया भले उसने जो कैंडिडेट बोला उसने ऑप्शन को लगाया हो या नहीं लगाया तो भी इसके लिए एक नंबर उसके लिए दिया जाएगा, इसके अंदर दे रखा है। आप नॉर्मल आप देख सकते हैं इसका नॉर्मल पोजीशन क्या रहेगी, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर सारे डिटेल्स आपको यानी पूरा डिटेल्स आपके सामने रखी हुई दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है आपके, यानी पूरी डिटेल्स आपके सामने रखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों। अब सारा यानी कि फुल मिला के दोस्तों आपको यानी कि पढ़ना है दोस्तों, मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है फिर भी, और आप अगर ये सारा यानी कि जो क्राइटेरिया दे रखा है आपको मैंने पूरा बताना भी जरूरी पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पूरा नहीं बताएंगे दोस्तों आपको पूरी आपकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी दोस्तों, आप फिर बाद में आपको छोटी सी गलती पे आपको बहुत बड़ा नुकसान ये दे सकते दोस्तों आपके लिए, तो आपको पूरा ही पढ़ना बहुत ज़रूरी बन जाता है दोस्तों, आपके सामने रखा हुआ दोस्तों। अब दोस्तों ये सारा आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, नॉर्मल पद्धति कैसे रहेगी, प्रश्न पत्र पढ़ने का अभ्यर्थन कैसे किया जाएगा, अनुसूचित साधन क्या रहेगा, यानी कि आप अनुसूचित साधन UFM के अंदर आए जाने प्रकरणों के संबंध में सारी यानी कि जितनी भी जो नोटिफिकेशन ये आपका नोटिफिकेशन नहीं बल्कि ये संविधान है, आपके एग्जाम कंडक्ट करने वाले और कराने वाले के दोनों के लिए संविधान है। पूर्व इंप्रेशन के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के संबंध में सारा आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है। परीक्षा परिणाम का प्रकाशन किया है, परीक्षा परिणाम किस तरह घोषित किया जाए, मध्य प्रदेश मंडल के भूगोल कार्य लिखित परीक्षा का संचालन उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा, यानी कि जो मध्य कैचर मंडल भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र, यानी कि जो मध्य कैचर मंडल है जो आयोग है दोस्तों केवल भोपाल का जो कार्य है केवल लिखित परीक्षा का संचालन करना है और उसका परिणाम घोषित करना इतना ही होगा। इसका आप डिटेल्स दे सकते हैं। न्यायिक क्षेत्र प्रशासन संबंधी नियमों प्रक्रिया विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में दोस्तों जो भी विवाद की स्थिति में दोस्तों अधिकार क्षेत्र मध्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत यानी मध्य उच्च न्यायालय जो जबलपुर दोस्तों वहीं पर आपका उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपका ही वहीं पर रहेगा और आपको वहाँ पे उसके अलावा और कहीं पर भी आप इसके लिए अपील नहीं कर सकेंगे, इसके लिए दे रखा है। खंड ऑनलाइन प्रशासन के दस्तावेज का विवरण किस तरीके से किया जाएगा, आप ये सारा दोस्तों ये सारा यानी कि आपको कुल मिला के आपको पढ़ना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सारे डिटेल्स जो मेन टॉपिक को कवर कर फिर भी मेन टॉपिक बनते निर्देश दे रखे फोटो संचालन करने संबंध निर्देश क्या दे रखे आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है। आप इसमें अगर आप पढ़ते दोस्तों आप बहुत तो ये टॉपिक बनते दोस्तों आप पढ़ सकते हैं दोस्तों क्या क्या दे रखा है दोस्तों। आप दोस्तों यानी कि इसके जो मेन टॉपिक मैंने कवर किया और भी मेन टॉपिक निर्देश भी मेन टॉपिक बनते हैं, आप पढ़े अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपके लिए पूरा पढ़ना आपके लिए बहुत ही मौजूद बन जाता है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने की विधि क्या है, ये विधि भी आपको दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। नहीं पूरा ही यानी ऑनलाइन आवेदन के संबंध में निर्देश क्या क्या दे रखे हैं और आप रखते हैं, अगर पहली बार आप फॉर्म भरे तो आपके लिए पूरा पढ़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों। आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखी है और आप दोस्तों यानी कि दोस्तों कुल मिला के दोस्तों यानी मेरा मकसद आपको यानी पूरा नोटिफिकेशन नोटिफाइड करवाना है। ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था किस तरह से की जाएगी सर आपके सामने, ऑनलाइन आवेदन पढ़ने का है तो विकल्प किस तरह के आप पढ़ सकते यानी कि सारा डिटेल्स आपके सामने रखे दोस्तों। मैं अगर दोस्तों पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बन गया है दोस्तों, वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। डेबिट कार्ड के माध्यम परीक्षा शुल्क यानी
क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान किससे करना है दोस्तों आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है। इंटरनेट के माध्यम से परीक्षा शुल्क से भुगतान करना किस तरीके से करना आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है। आप आवेदन के निर्धारित यानी तिथि में जमा किए गए आवेदन संशोधन की व्यवस्था अगर निर्धारित तिथि से आप अगर संशोधन करना है किसी पर एडिट करना उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। आप यानी कि स्कूल में यानी दोस्तों यानी कि निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाइन पत्र में संशोधन की व्यवस्था किस तरीके की जाएगी आप इसके लिए पढ़ सकते दोस्तों। सारा आपके सामने रखा हुआ दोस्तों। एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने समझ अगर आप एक से अधिक फॉर्म भरते तो आपके लिए उसके लिए भी आपके लिए पढ़ा है यानी कि आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं क्या क्या डिटेल्स दे रखी है। आप अगर एक से अधिक फॉर्म भरते हैं आपके लिए उसके लिए भी ये क्राइटेरिया दे रखा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में निरस्त करना आपका आवेदन किस तरह से निरस्त कर सकता है साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र का निरस्त करना आप निरस्त किस तरीके से आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है ये भी इसमें दे रखा है। पुनः गणना पुनर्मूल्यांकन किया जाने कि आपका पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा ये भी आप इसके अंदर दे रखा है। आप देख सकते हो दोस्तों क्या क्या इसका दे रखा है दोस्तों। बात करें दोस्तों यानी कि इसके अंदर यानी कि दोस्तों यानी कि वो डिटेल दे रखी है आवेदन दोस्तों यानी कि डिटेल्स है यानी कि जो जैसे पहले दे रखी है वो डिटेल डबल से लास्ट में इसलिए दे दी गई दोस्तों कि अगर आप पहले आपने सही तरीके से नहीं कवर किया है पढ़ा है तो आपके डबल इसके लिए आपको ये शासन दे रखा है। आप पढ़ सकते हैं कि आवेदन करने की जो तिथि क्या है आवेदन संशोधन क्या है जैसे तो भरने के प्रांत 20 जून से यानी कि 20 जून से 2023 भरने के अंदर 10 जुलाई 2023 भरने कुल दिन 15 दिन रहेंगे करने यानी आवेदन संशोधन करने की तिथि जब उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों यानी कि 20 से 2023 और आवेदन करने की जो तिथि 5 दिन और रहेंगे यानी कि 10 से लगा 15 तक रहेगी 10 7 और भरने कुल 20 दिन रहेगी दोस्तों। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण किस तरीके से किया जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तों। परीक्षा का नाम दोस्तों परीक्षा आरक्षक भर्ती यानी कि जो जनरल ड्यूटी के एग्जाम 2023 प्रथम पाली यूनिवर्सिटी पाली में दिनांक 12 अगस्त 2023 से स्टार्ट फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त यानी कि 12 अगस्त स्टार्ट अवधि 2 घंटे की रहेगी दोस्तों। समय दोस्तों 9:30 से 11:30 रहेगा दो प्रथम शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट में 2:30 बजे से 4:30 बजे से ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। आप देख सकते हैं क्या दे रखा दोस्तों आपको सामने नोटिफिकेशन दे रखा दोस्तों। आप पढ़ सकते हैं क्या कैसे दे रखा दोस्तों। आप आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन रखा दोस्तों। अंतिम अंक किस तरह निर्धारित किया रखे दोस्तों। अंतिम अंक अधिकतम अंक यदि 100 नंबर क्वेश्चन पेपर को 100 नंबर आपको दे दिए जाएंगे और इसका ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। परीक्षा हिंदी और माध्यम प्रकार के प्रश्न जिन्हें प्रश्न संवाद उत्तर दे रहे होंगे परीक्षा से संयुक्त शुल्क उससे संबंधित कंप्यूटर माउस की सहायता से काला करना होगा दोस्तों। यानी कि आपको ये मतलब सीबीटी यानी कंप्यूटर बेसिस एग्जाम होगी और उसको आपको काला बेल पॉइंट यानी गोले को कंप्यूटर के माउस की सहायता से काला करना है। ये मतलब कि कुल मिला के यानी कि आपको जो संबंधित गोले का जो कंप्यूटर के माउस से आपको सहायता से उसे काला करना होगा। टिक क्लिक करके आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। परीक्षा का शुल्क दोस्तों आप देख सकते हैं प्रश्न प्रसंख्या अन्य मूल निवासियों के जो कैंडिडेट के लिए क्या है दिव्यांग अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के निवासी के लिए आवेदन जमा करने के लिए एमपी ऑनलाइन पर लॉगिन क्या होगा सीधी बेगला भर्ती अभ्यर्थी के लिए क्या क्या शुल्क करेगा आप देख सकते हैं। यानी कि एक प्रश्न पत्र के लिए दोस्तों 500 प्रश्न पत्र अन्य के लिए रहेंगे दोस्तों यानी कि 500 रहेंगे और दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग अन्य SC ST जो EWS जो कैंडिडेट है दोस्तों अन्य अभ्यर्थी के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी को दोस्तों आपको यानी कि इसके लिए 250 रुपये लगेंगे 250 रुपये लगेंगे और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए मध्य 250 यानी कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं चाहे जनरल हो OBC EWS SC महिला पुरुष ST महिला पुरुष जिस कैटेगरी में आते हैं उसके 250 रुपये लगेंगे दोस्तों। आवेदन पत्र जमा करने के लिए एम्प्लॉयमेंट पोर्टल कियोस्क के माध्यम से 60 रुपये पहले ही बता चुके तो कियोस्क के माध्यम से 20 रुपये नहीं आप अगर सिटीजन आप पोर्टल के माध्यम से पैसा अगर देते हैं कियोस्क MP ऑनलाइन से तो 60 रुपये लगेंगे दोस्तों। बात करेंगे कि सिटीजन यूजर आप देते हैं कियोस्क के माध्यम से भरने 20 रुपये लगेंगे और इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। जो पहले से कैटेगरी में इसके अंतर्गत फॉर्म फिलअप कर रखा है उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा दोस्तों। ये डिटेल्स पहले आपने पढ़ा दी फिर भी आपको बता दें दोस्तों कि सामान्य पर आदेश के 12 कि भोपाल 20 अप्रैल 2023 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित किचन 19 अप्रैल 2023 भरा जाएगा केवल प्रथम परीक्षा के आवेदन भरने परीक्षा शुरू दे होगा। उसके बाद किसी कर्मचारी मंडल की परीक्षा में किसी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भर्ती में एमपी ऑनलाइन का निर्धारित पोर्टल शुल्क देने की आपको कुल मिलाकर जो शासन के द्वारा जो परिपत्र निकाला उसके अंदर 20 अप्रैल 2023 को निकाला गया था। उसके अंदर ये कहा गया था कि 19 अप्रैल 2024 तक जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उसके अंदर जो पहले एग्जाम होगा यानी मान लें कि ये एग्जाम जो आप जो दे रहे हैं इसके लिए पहले पर आपको पैसा एक बार दे दिया जाएगा। उसके बाद किसी यानी कि चाहे फिजिकल हो मेडिकल हो या फिर आपके जो चयन जो भी एग्जाम कंडक्ट है उसके लिए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। आप देख सकते हैं संशोधन किए जाने पर आपके सैनिक प्रश्न पत्र संख्या 1 अब आवेदन पत्र पर संशोधन 20 रुपये दिए जाएंगे और आवेदन पत्र प्रत्येक बार संशोधन के आवेदन 40 नहीं दोस्तों। अगर आप प्रत्येक बार आवेदन पत्र प्रत्येक बार संशोधन करते 20 रुपये आपको देना पड़ेंगे प्रश्न पत्र एक बार अगर करेंगे और आवेदन में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर टोटल शुल्क यानी 40 रुपये अगर आपको एक बार कर दिया दूसरी बार करेंगे तो आपको 40 रुपये दे दिए यानी कि प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर शुल्क और आवेदन पत्र में प्रत्येक संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क यानी कि जो यानी कि आपको सिटीजन यूजर के लिए 20 रुपये दे रखा है और इसके लिए आवेदन पत्र प्रत्येक संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क जो है वो जो 40 रुपये दे रखा है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका दे रखा है यानी सिटीजन के लिए अलग दे रहा है पोर्टल के लिए अलग दे रहा है। अब परीक्षा शहर के लिए आपका सेंटर कहाँ पर आयोजित किया जाएगा आप यानी कि जिस सेंटर में आप सिलेक्ट करें उस सेंटर में आपको एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। आप इन सेंटर नहीं चाहे ऑनलाइन परीक्षा केंद्र भोपाल हो इंदौर हो एक भोपाल हो दूसरा इंदौर जबलपुर तीसरा जबलपुर चौथा ग्वालियर पाँचवा उज्जैन 6 नंबर 7वां रतलाम 8वां
सागर दे रखा है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं यानी कि दोस्तों। और बात करें दोस्तों यानी कि 9वें पर सपना हो जाएगा दोस्तों, 10वें पर खंडवा हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है। बात यानी कि दोस्तों 10वें पर खंडवा हो जाएगा दोस्तों, 11वें पर सीधी हो जाए सीधी हो जाए दोस्तों। बात करें नहीं दोस्तों यानी कि 12वें पर बालाघाट हो जाएगा और 13वें पर रीवा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका दे रखा है दोस्तों। ये सारे सेंटर, आप जिस सेंटर पर आप एग्जाम देने जाते हो उस सेंटर पर आपको एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। ऑनलाइन खंड में क्या दे रखा है, खंड ऑनलाइन परीक्षा संबंध में निर्देश क्या क्या दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या इसका दे रखा है। आप पूरा आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन रखा है दोस्तों। मेरा मकसद है आपको नोटिफिकेशन नोटिफाइड करवाना, आपके सामने पूरा ही डिटेल्स दे रखी है दोस्तों आपके सामने। यानी कुल मिलाकर दोस्तों आपने आपको ये नहीं पूरा आपको पढ़ना बहुत ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है आपके लिए। तो आप पढ़िएगा दोस्तों, सारा ये क्या क्या दे रखा है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों। ये यानी पूरा डिटेल्स आपके सामने खंड विधि लिखित पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा दोस्तों, यानी कि आपका जो जो अध्याय दोस्तों यानी लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा जो प्रश्न पत्र होगा जिसका 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, सही प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे, यानी कि 8वीं की एग्जाम होगी, 8वीं की जो क्लास होगी उसके आधार पर आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, यानी उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान 40 अंक पूछ जाएंगे, बौद्धिक शास्त्र मानसिक 30 अंक पूछ जाएंगे, विज्ञान सरल गणित 30 अंक पूछ जाएंगे। आप ये पहले ही बता चुका दोस्तों। उक्त प्रश्न पत्र में आर्ट्स रेडियो पदों के लिए दोस्तों पात्र उक्त दर्शक साथ साथ द्वितीय प्रश्न पत्र 100 अंकों का तकनीक प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी, जिसके पाठ्यक्रम एक अध्याय कंडिका 9, यानी कि आप पढ़ सकते हैं कि कंडिका 9 में क्या क्या डिटेल्स दे रखी है उसका पाठ्यक्रम, उसके अंदर अध्याय फर्स्ट कंडिका के आधार पर दे रखा है। जो रेडियो ऑपरेटर के जो एग्जाम है उसके अंतर्गत ये, यानी कि आप इस एग्जाम को तो आप देंगे, लेकिन अगर आप रेडियो ऑपरेटर के भी इच्छुक आवेदक अगर हैं आप, तो आपको दर्शित प्रश्न पत्र को ये अंक तो यही आएंगे दोस्तों, लेकिन साथ द्वितीय प्रश्न पत्र का 100 अंकों का जो एक तकनीक प्रश्न पत्र को भी परीक्षा देनी होगी, जिसका पाठ्यक्रम अध्याय एक जो अध्याय एक जो अपन पढ़ा है उसके अंतर्गत दर्शित स्तर अनुसार, यानी कि आपका फर्स्ट में दर्शित स्तर के अनुसार होगी दोस्तों। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। ये सारा यानी कर्मचारी जनरल जो फॉर्मेट दे रखा है इसके आधार पर फोटो चिपका कर सिग्नेचर करके दोस्तों आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारा इसका दे रखा दोस्तों। ये सारा आप यानी भुगतान प्राप्त करने के लिए आप अगर बैंक खाते यानी कि आप जो भुगतान प्राप्त यानी कि अगर रिफंड प्राप्त अगर किसी प्रकार निरस्त एग्जाम हो जाए तो आप भुगतान प्राप्त कराने के लिए दोस्तों आपके ये लिंक दी जाती है दोस्तों। तो आप इसमें अगर भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए ये लिंक इस तरह से फॉर्म को फॉर्मेट दिया जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप करके आपको सेंड करना पड़ेगा, यानी कि आपको फिलअप करके आपको ये देना पड़ेगा दोस्तों। वहाँ पे तब आपको वहाँ पे आपको रिफंड किया जाएगा। प्रश्न प्रारूप किया जाएगा, आप प्रश्न प्रमाण पत्र का प्रारूप इस तरीके से दिया जाएगा दोस्तों। प्रमाण पत्र का प्रारूप देख सकते हैं क्या क्या प्रमाण पत्र प्रारूप दे रखा है। इस प्रारूप यानी कि आप सिलेक्ट होंगे उस समय सारे प्रमाण पत्र आपको लगाए जाएंगे। उसके बाद आपको यानी कि आप ये सारे प्रमाण पत्र जितने भी प्रमाण पत्र दे रखे हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के लिए आपका अस्थायी जाति यानी कि आप जाति प्रमाण पत्र आपका नहीं है तो आपको ये जाति प्रमाण पत्र आपको लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं क्या क्या जगह दे रखा है दोस्तों। बात है दोस्तों यानी कि इसके अंदर यानी कि दोस्तों यानी कि आप अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के शासकीय सेवा से प्रस्तुत जाति अनुपात यानी कि स्थायी जाति अनुपात के नियम कार्य पर अनुभवी अधिकार प्रमाण यानी कि आपके पास अगर अन्य पिछड़ा ओबीसी के कैंडिडेट हैं और शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए आप प्रस्तुत किया जाना चाहते हैं, यानी कि आप ओबीसी कैंडिडेट है और अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहते हैं का प्रारूप स्थायी जाति प्रमाण पत्र के नियम कार्यालय अनुविभाग अधिकारी का प्रमाण पत्र, ये आपको उस समय आप सिलेक्ट होंगे उस समय आपको ये लगाया जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका क्या क्या दे रखा है आपके सामने पूरा डिटेल्स आपने हिंदी में दे रखा है दोस्तों। आप पढ़ सकते हैं यानी कि आप पूरा डिटेल्स यानी कि आपको कुछ भी